अर्पिता ने निशा से मिलने के लिए एक प्लान बनाया था। उसने बैंक की तरफ से निशा, जिसका नाम अब नैना है, उसे फोन करके कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए बैंक आने के लिए कहा और वो खुद बैंक पहुंचकर उसका इंतजार करने लगी। 2 बजते ही अर्पिता चौकन्नी हो गई, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब नैना वहां नहीं पहुंची तो अर्पिता खुद से बोली, ये अब तक क्यों नहीं आई? वहाँ बैंक का गार्ड आराम से फोन पर वीडियोस देख रहा है और हम पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर चौकीदार की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। इस 1 घंटे की तनख्वाह लेनी चाहिए हमें बैंक से। और इस नैना का कोई अता पता ही नहीं है। भूल तो नहीं गया ना? लगता है उसे फिर से फोन करना पड़ेगा। अर्पिता ने नैना को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। अर्पिता हैरान होकर बोली, नंबर अस्तित्व में नहीं है? अचानक से इस नंबर का अस्तित्व कैसे मिल गया बाबा जी? हम तो सिर्फ इस नंबर के भरोसे थे। अर्पिता ने 2-3 बार फिर से फोन मिलाया, लेकिन नंबर अभी बंद आया। अर्पिता जल्दी से बैंक के काउंटर पर जाकर बोली, प्लीज देखकर बताइए ना कि ये अकाउंट एक्टिव है नहीं है। वो हमको कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे इस अकाउंट पर। काउंटर पर बैठा आदमी चेक करके बोला, मैम कल ही इनएक्टिव हुआ है ये अकाउंट। अर्पिता वहां से बाहर निकलते हुए बोली, इसका मतलब नैना ने यहाँ आने से पहले बैंक को फोन करके कंफर्म किया होगा कि उसे आना है या नहीं। अकाउंट कल ही बंद हो गया तो वो यहाँ क्यों आएगी? इसीलिए उसका फोन भी बंद है। उसने कहा था कि वो बाहर जाने वाली है। अब तो उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा बाबा जी। हमें कल उसे हाथों हाथ बुलाना चाहिए था। हमारी गलती है सारी। अर्पिता खुद पर गुस्सा हो रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया। अरे उसे कैसे भूल गए हम? हमारी सभी मुसीबतों से वही तो हमें बाहर निकालता है। हम अपने हैकर फ्रेंड को फोन करके नैना के नंबर की हिस्ट्री और लोकेशन निकलवा लेते हैं, फिर सीधा वहीं पहुंच जाएंगे उससे बात करने। अर्पिता ने हैकर को फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आया। अर्पिता दुखी होकर बोली, अरे नहीं यार, अब तुम भी ऐसे मोमेंट पर छोड़कर मत जाओ। अब हमारी किस्मत में एक अच्छी कैरी लिखी है तो मीठा आम कहां से मिलेगा हमें? अर्पिता ने हैकर को मैसेज किया, इस नंबर की डिटेल्स चाहिए, मैसेज मिलते ही फोन करो। मैसेज भेजकर अर्पिता बुदबुदाई, हाँ जल्दी देख लेना भैया तुम मैसेज। पता चला कैरी पकने तक हमारे दांत ही टूट कर गिर जाए। वहां राज नताशा से बोला, तुम्हारी आजादी बहुत जल्दी तुम्हें मिलने वाली है। नताशा खुश होकर बोली, तुमने साइन करवा लिया क्या समीर से चेक पर? राज उसे चेक दिखाते हुए बोला, हाँ यही है तुम्हारी आजादी का टिकट। मैंने समीर से 5-5 करोड़ के 4 चेक साइन करवाए हैं अलग अलग बायर्स के नाम से। ये 3 चेक असली बायर्स के पास जाएंगे और चौथा नकली बायर के पास से होता हुआ मेरे पास आएगा और मैं आज शाम को सभी को चेक दे दूंगा। परसों सुबह तक पैसा मेरे अकाउंट में होगा और शाम तक तुम्हारे पास। नताशा खुशी से राज को गले लगाकर बोली, तुम्हारे ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी राज, थैंक यू सो मच। राज बोला, समीर से डिवोर्स लेकर क्या करोगी? नताशा कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? राज बोला, मेरा मतलब डिवोर्स के बाद का क्या प्लान है? कहाँ रहोगी, क्या करोगी? तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, फिर कैसे एडजस्ट होगा? नताशा बोली, वो सब हो जाएगा। मलेशिया में मेरी एक फ्रेंड रेस्टोरेंट चलाती है, उसी के पास चली जाऊंगी और वहीं काम करूंगी। वैसे भी मेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, तो खुद का ध्यान खुद ही रखना है। तुम्हारा मन हो तो मिलने के लिए आ जाना वहां पर, अमेजिंग सी फूड खिलाऊंगी। राज कान पकड़कर बोला, अरे नहीं नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूं मैं, पर तुमसे मिलने आऊंगा। नताशा बोली, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बंजारो टाइप जोड़ी कहाँ मिलेगी रीजनेबल रेट में? एक फ्रेंड की शादी के लिए चाहिए। राज बोला, मिसेस नताशा मलिक सस्ती जोड़ी ढूंढ रही है? डिवोर्स होने तक तो अरब पति हो, सॉरी अरब पत्नी हो यार तुम। नताशा ने राज को घूरा तो राज बोला, सॉरी सॉरी बट अगेन सॉरी, क्योंकि ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम रूही के साथ चली जाओ ना, आलोक मिला था उस दिन तुम्हारे बर्थडे पर, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, हमारे ऑफिस में काम करती है, वो अच्छी शॉपिंग करवा देगी तुम्हें। ठीक है, कल शाम को तुम्हारे ऑफिस आती हूँ, ऑफिस भी देख लूंगी और फिर वहीं से रूही के साथ शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन नताशा ऑफिस पहुंची तो राज को उसके साथ देखकर अर्पिता बुदबुदाई, कतई मिसेस दुबई की पूंछ बन गया ये राज, हमेशा इसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इतने दिन से ऑफिस में शक्ल तक नहीं दिखाई इसने और इसके आदि पहुंच गया यहाँ पर, जैसे इसे अकेला देखकर खा जाएंगे ऑफिस के लोग। नताशा ऑफिस देखने के बाद बोली, ऋत्विक रियली छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा स्टूडियो है, आई लव द इंटीरियर आल्सो। चलो मुझे अब निकलना है, आप सभी से किसी और दिन मिलती हूँ। राज, रूही कहाँ है? अर्पिता रूही का नाम सुनकर मन में बोली, अब रूही से क्या काम है इसे? रूही को भी अपने पति के पास काम दिलवाएगी क्या? एक एक करके ले जा बेटा तू अपने साथ सबको। आलोक बोला, ओह आई एम सो सॉरी राज, मुझे रूही ने सुबह मैसेज करके बोला था कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है तो वो आज ऑफिस नहीं आएगी, मैं काम में भूल गया तुझे बताना। नताशा डिसअपॉइंट होकर बोली, ओह कोई बात नहीं। आलोक बोला, नताशा पर रूही से बेटर शॉपिंग पार्टनर है तुम्हारे लिए यहाँ पर। नताशा हैरान होकर बोली, रियली कौन? आलोक बोला, अर्पिता, इसकी बार्गेनिंग स्किल्स देखकर तुम शॉक्ड रह जाओगी और इंडियन वेयर में चॉइस तो पूछो ही मत, A1। इनफैक्ट रूही खुद अर्पिता को साथ लेकर जाती है। राज ये सुनते ही घबरा गया, वो कुछ बोलता उससे पहले ही नताशा बोली, अरे मैं अर्पिता को परेशान कैसे कर सकती हूँ, अर्पिता को काम होगा ना, कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। अर्पिता मन में बोली, ये आलोक का बच्चा हमें कहाँ फंसा रहा है, वहाँ मार्केट में भीड़ देखकर उल्टे पैर भाग आई है, बिना बात हमारा टाइम वेस्ट करवाने पर तुला हुआ है, हम तो नहीं जा रहे भाई, घर पर काम का बहाना बना देते हैं। अर्पिता जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लगी कि तभी ऋत्विक के फोन पर समीर मलिक का फोन आया। ऋत्विक फोन उठाकर बोला, गुड इवनिंग मिस्टर मलिक, आज टाइम पर फोन किया है आपने, मिसेस मलिक ऑफिस विजिट करने के लिए आई हुई है। समीर बोला, ग्रेट, वैसे आज फ्राइडे इवनिंग है और मैडम शॉपिंग छोड़कर ऑफिस विजिट कर रही हैं। ऋत्विक हंसते हुए बोला, मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक को बैलेंस बैठाना आता है, अभी ऑफिस विजिट हो गया है और अब ये शॉपिंग पर भी जाने वाली हैं, हम इनका शॉपिंग पार्टनर ही डिसाइड कर रहे हैं। समीर बोला, सेंड अर्पिता विद हर, जैसे उसने मेरे साथ डील ब्रेक की थी उससे मुझे लगता है वो शॉपिंग में भी मास्टर होगी, प्लस शी इज एन अमेजिंग एंटरटेनर, नताशा बोर नहीं होगी। ऋत्विक बोला, श्योर मिस्टर मलिक। अर्पिता ने चौंक कर ऋत्विक को देखा, तभी समीर बोला, ऋत्विक मैंने तुम्हें दुबई में रेडियो मस्ती के एक्सपेंशन के लिए कॉल किया है, यहाँ कुछ लोग हैं मेरे साथ अभी, तो 5 मिनट में वीडियो कॉल ज्वाइन करो तुम भी। ऋत्विक बोला, अभी ज्वाइन करता हूँ मिस्टर मलिक, थैंक यू सो मच। समीर ने कॉल कट किया तो ऋत्विक बोला, चलो तो अब फाइनल हो गया है, अर्पिता जा रही है नताशा के साथ, यू गाइस हैव फन। राज बोला, जब तक अर्पिता रैप अप करती है मैं नताशा को अपनी कैंटीन की फेमस कॉफी पिला देता हूँ। राज नताशा को लेकर वहां से गया और आलोक भी रिकॉर्डिंग रूम में चला गया। अर्पिता ऋत्विक से गुस्से में बोली, जाना हमें और हमसे नहीं पूछा जा रहा है, मिस्टर मलिक मिस्टर आलोक और मिस्टर ऋत्विक चाहते हैं इसलिए हम चले जाएं उस नताशा के साथ। हाँ तुम्हें बताया तो था हमने कि हमें नहीं जमता उसके साथ। पता है मुझे, पर ऐसे कैसे चलेगा, वो इन्वेस्टर है हमारी, कोई गेस्ट तो है नहीं जो आई और 2 दिन में चली गई, लंबे टाइम तक काम करना है हमें इनके साथ, तो बनाकर तो चलना पड़ेगा ना। कौन सा उसके साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहा हूँ, 2 घंटे की बात है, इससे तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। क्या पता तुम उसके बारे में जो सोच रही हो वो गलत हो, वो वैसी ना हो, तुम्हें पसंद ही आ जाए। तुम दोनों का अच्छा रिलेशनशिप कंपनी के लिए जरूरी है, एक बार ट्राई करने में दिक्कत क्या है? अगर तुम आकर बोलोगी कि नहीं पसंद आया उसके साथ जाना तो नेक्स्ट टाइम पक्का फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है जाते हैं,
तुम भी जाओ, कॉल का टाइम हो रहा है, ऑल द बेस्ट। ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, दैट्स लाइक माय गर्ल। अर्पिता ने ऋत्विक को घूर कर देखा तो ऋत्विक बोला, वो दोस्ती में चलता है ये सब। अच्छा सॉरी, गलती से निकल गया, मैं जाता हूँ। अर्पिता बुदबुदाई, दिमाग खराब तो है इसका, कुछ भी बोलता है। वहां राज नताशा से बोला, ये तो गड़बड़ हो गई, अर्पिता बहुत चंट है, बातों बातों में तुमसे मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ पूछ ही लेगी। नताशा बोली, तो क्या करूं मैं अब? तुम्हें सुबह ही पूछना चाहिए था ना रूही से कि वो आ रही है या नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। एक काम करो, तुम बोल दो कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या फिर कह दो कि कोई काम आ गया है, शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर दो। नताशा झुंझलाकर बोली, ताकि सबको लगे कि बीमारियों की फैक्ट्री हूं मैं, बर्थडे के दिन भी बीमार हो गई थी और आज फिर से हो गई हूँ, और प्लान कैंसिल करूंगी तो अर्पिता को फील हो जाएगा कि मुझे उसके साथ नहीं जाना है, मैं बुरी नहीं बनने वाली हूँ। राज बोला, ठीक है, पर उसके साथ केयरफुल रहना। नताशा बोली, तुमने समीर जैसे आदमी को पागल बना दिया, लेकिन अर्पिता से इतना डरते हो, ऐसा क्या है उसमें? कोई चुड़ैल है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है? राज बोला, मरवाओगी क्या? समीर वाली बात को कभी मुंह पर भी मत लाना, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। नताशा कुछ बोलती उससे पहले अर्पिता बोली, ऐसा क्या कर दिया आप दोनों ने जो मुसीबत में पड़ने वाले हो? अर्पिता की आवाज सुनते ही राज और नताशा चौंक गए। अपने चेहरे का डर छिपाते हुए राज बोला, मुसीबत? कुछ गलत सुन लिया तूने? नताशा अपने हस्बैंड को कोई सरप्राइज देने वाली है, हम उसी बारे में बात कर रहे थे, और कुछ नहीं है। तू रेडी है जाने के लिए? अर्पिता अपना पर्स दिखाकर बोली, हाँ चलिए नताशा। अर्पिता नताशा को लेकर दिल्ली की सरोजनी नगर पहुंच गई। वहां भीड़ देखकर नताशा बोली, ओह माय गॉड, इतनी भीड़, यहाँ हमें कोई लूट तो नहीं लेगा? अर्पिता बोली, पर्स संभाल कर रखना, फिर कोई डर नहीं है। तुम्हें सिल्वर ज्वेलरी खरीदनी है ना, चलो सीधा वहीं चलते हैं, एकदम से पूरे मार्केट में घूमना ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। दोनों ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और ज्वेलरी देखने लगी। नताशा एक नेकलेस देखकर बोलती है, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। अर्पिता ये पहनने में हेल्प करो मेरी। अर्पिता नताशा को नेकलेस पहनाते हुए मन में बोलती है, हद है, अपने दो हाथों से ये महारानी खुद नेकलेस भी नहीं पहन सकती है, इसके लिए भी नौकर चाहिए इसे। नेकलेस पहनाते हुए अचानक से अर्पिता की नजर नताशा के कान के पीछे गई। वो चौंक गई और बुदबुदाई, लाल दिल का निशान, और उसके हाथ से नेकलेस नीचे गिर गया। क्या इसका मतलब नताशा ही निशा है, या है ये कोई इत्तेफाक? अर्पिता नताशा के साथ शॉपिंग के लिए दिल्ली के मार्केट में गई थी। वहां जब वो नताशा को नेकलेस पहनाने में मदद कर रही थी, तभी उसे नताशा के कान के पीछे एक लाल रंग का दिल का निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर अर्पिता चौंक गई और अचानक से उसके हाथ से नेकलेस छूटकर नीचे गिर गया। नताशा बोली, अरे अरे गिरा क्यों दिया? अर्पिता बोली, वो हाथ से छूट गया, सॉरी। अर्पिता नेकलेस उठाते हुए खुद से बोलती है, ऐसा ही निशान तो निशा के कान के पीछे है, उस दिन उसकी मम्मी ने बताया था हमें, तो क्या नताशा ही निशा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है, निशा ऐसी नहीं दिखती, और उस दिन मैंने खुद मॉल में देखा था उसे, तो फिर ये निशान, एक बार फिर से देख लेती हूँ। अर्पिता बोली, नताशा उस तरफ मुंह करो, मैं पहना देती हूँ। नताशा मजाक करते हुए बोली, अब दोबारा मत गिरा देना, वरना इस बार नेकलेस टूट ही जाएगा, सस्ती शॉपिंग भारी पड़ जाएगी। अर्पिता बोली, हाँ हाँ अब नहीं होगा ऐसा। अर्पिता नेकलेस पहनाते हुए निशान देखकर खुद से बोलती है तो वैसे निशान, पर निशा के निशान के बारे में हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, पता नहीं वो ऐसे दिखता है या नहीं, इसी से पूछ लेती हूँ। अर्पिता बोली, अरे वाह, तुम्हारे कान के पीछे तो बड़ा ही सुंदर दिल का निशान है, और वो भी लाल रंग का, बर्थमार्क है। नताशा बोली, नहीं ये तो टैटू है, कुछ महीने पहले ही बनवाया है। अर्पिता हैरानी से बोली, टैटू, और वो भी कान के पीछे, यहाँ किसको दिखाई देगा ये? नताशा बोली, सबको नहीं दिखे इसीलिए तो यहाँ बनवाया है, वहाँ दुबई में लोग टैटू बनवाना अच्छा नहीं मानते, और समीर के ज्यादातर दोस्त वहीं के हैं, इसलिए समीर ने कहा कि अगर टैटू बनवाना ही है तो ऐसी जगह बनवाओ जहाँ किसी को ना दिखे। मुझे लगा जब किसी को दिखे ही ना तो बनवाने का क्या मतलब है, इसलिए कान के पीछे बनवाया, ताकि जब नहीं दिखाना हो तो बाल से छिपा लूं। अर्पिता बस इस बात पर मुस्कुराकर रह गई। वो मन में बोली, हो सकता है ये सच बोल रही हो, पर झूठ भी तो हो सकता है, कैसे पता करें? अर्पिता बोली, ये नेकलेस अच्छा लग रहा है तुम पर, ये ले लो तुम। चलो मैं तुम्हें ना एक फेमस चाट की दुकान पर लेकर चलती हूँ, वहाँ खाओगी तो खाती रह जाओगी। वैसे तुम खाती हो ना ये सब? नताशा बोली, वो हाइजीनिक तो है ना, आई मीन साफ सफाई रखते हैं ना वहाँ? अर्पिता बोली, हम तो पिछले 1 साल से खा रहे हैं वहाँ पर, तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लो। नताशा बोली, अब तुम मेरे साथ आई हो तो ठीक है, चल लेते हैं, पर मैं खाऊंगी नहीं वहाँ पर, तुम खा लेना, ओके? अर्पिता जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है चलो, तुम्हारे लिए कहीं से पैक्ड चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, हाइजीनिक। अर्पिता चलते हुए मन में बोली, नौटंकी, यहाँ क्या सांस लेने के लिए नाक और मुंह में फिल्टर लगा रखा है इसने? हमारे फेफड़ों में जो हवा जा रही है वही तो इसके फेफड़ों में जा रही है ना, जिंदा है ना अब तक, नहीं खाना तो ना खाए हमारी बला से, हमें तो बस सच पता करना है। चाट की दुकान पर अर्पिता नताशा से बोली, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 6 महीने। ओह ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शादी से पहले कहाँ रहती थी तुम? इंडिया में ही रहती थी। अर्पिता ने झट से पूछा, इंडिया में कहाँ, और मिस्टर मलिक से कैसे मिली? नताशा बोली, क्यों, ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? अब तुम्हारे साथ खड़े हैं तो मूर्ति बनकर तो खड़े नहीं रह सकते ना, इसलिए पूछ कर टाइम पास कर रहे हैं। दोनों चुप हो गए। अर्पिता खुद से बोली, ऐसे चुप रहने से काम नहीं बनेगा अर्पिता, थोड़ी देर के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर कर ले इससे बात, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जवाब ही तो नहीं देगी ना। अर्पिता बोली, और राज कैसा काम कर रहा है? राज का नाम सुनते ही नताशा जरा घबरा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अब मुझे क्या पता, राज समीर के लिए काम करता है, मेरे लिए नहीं, तो समीर से पूछो, और अगर तुमने खा लिया हो तो चले गए यहाँ से, मैं थक गई और मुझे और भी काम है। ठीक है चलो। कार के पास पहुंचकर अर्पिता बोली, तुम जाओ, हाँ मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। नताशा ने झट से कहा, ओके, शॉपिंग करवाने के लिए थैंक यू, बाय। अर्पिता उसके जाते ही बोली, ऐसी स्पीड से भागी है ये तो कि जैसे हम बेतार की तरह जबरदस्ती इसकी पीठ पर लटके हुए थे। हमको कौन सा इसके साथ शॉपिंग करने की आग लगी थी, पर अब हम कंफ्यूज हो गए बाबूजी, ये निशा है या नहीं? एक काम करते हैं, निशा के पापा से उसके निशान की फोटो मंगवा लेते हैं, सब समझ आ जाएगा। अर्पिता ने निशा के पापा को फोन किया और निशा के कान के पीछे बने निशान की फोटो भेजने को कहा। वो बोले, हमने उसके निशान की फोटो तो नहीं खींची कभी, क्यों क्या हुआ जी, कोई परेशानी है क्या? निशा ठीक तो है ना? अर्पिता बोली, सब ठीक है अंकल जी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, उस दिन आंटी जी ने बोला था ना, तो जानने की इच्छा हो गई थी मुझे, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। फोन काटकर अर्पिता ने फिर से हैकर को फोन मिलाया तो देखा कि उसका फोन अभी बंद था। अर्पिता खुद से बोली, अब किसी के भरोसे बैठने का टाइम गया अर्पिता, अब तो किसी भी तरह से खुद ही सच तक पहुंचना पड़ेगा। अगली सुबह अर्पिता जब रिकॉर्डिंग रूम में थी तब राज उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, इतना क्या अर्जेंट था जो सुबह सुबह ऑफिस बुला लिया? अर्पिता बोली, वैलेंटाइन डे आने वाला है और तुम्हारे भाई को हमें कुछ गिफ्ट देना है, हमें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए तुझे बुला लिया आइडिया देने के लिए। राज चिढ़कर बोला,
सीरियसली इसलिए बुलाया तूने मुझे? फोन पर भी समझ आ जाता मुझे। मुझे बैंक जाना था फैक्ट्री के काम से। अरे तो चले जाना ना, हमने कौन सा तुम्हें यहाँ बिठाकर तुम्हारी पूजा करनी है? बता दो क्या लिए ऋत्विक के लिए, फिर चले जाना। कल भी तो आए थे ना अपनी नताशा के लिए अपनी फैक्ट्री के काम को छोड़कर। राज बोला क्योंकि वो रेडियो मस्ती की इन्वेस्टर है, ऑफिस विजिट करने के लिए आई थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। नहीं, इतने लोग थे यहाँ की तेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। पर सही है, उस फूल कुमारी को जितने लोग संभाले उतने कम हैं। कल बाजार में भी आधे घंटे में थककर रोने लगी थी, और वो भी तब जब हम उसे सीधे उस दुकान पर ले गए थे जहाँ उसे काम था। पूरा बाजार घुमा देते तो वहीं टाइम हो जाती वो। राज बोला ओ हेलो, वो तुझे पसंद नहीं है तो कुछ भी मत बोल तू, उसका स्टैमिना मैच नहीं कर सकती तू। चुटकियों में यहाँ से वहाँ पहुंच जाती है वो। रोज 2 घंटे बैडमिंटन खेलती है। हाँ तेरे साथ ही खेलती होगी, इसलिए तुझे इतना पता है। सुबह 9 बजे से पहले तो उठता नहीं है, बैडमिंटन खेलेगा। मेरे साथ नहीं, वो जब भी दिल्ली में होती है ना, रोज सुबह दिल्ली स्पोर्ट्स एकेडमी जाती है। पर तुझे क्या, तुझे चलना है तो चल उससे, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली तूने नताशा चालीसा, चल अब जा। भाई का गिफ्ट तो पूछ ले, हम खुद देख लेंगे। तू 2 मिनट और रुकेगा ना तो नताशा का मंदिर बना देगा। जा यहाँ से। और हाँ, अपने भाई को मत बोलना गिफ्ट के बारे में कुछ भी, सरप्राइज है। राज ने मुंह बनाया और वहां से बाहर चला गया। अर्पिता बुदबुदाई दिल्ली स्पोर्ट्स एकेडमी। हाँ, अब कल वही मुलाकात होगी तुमसे नताशा मलिक। वैलेंटाइन डे तो सिर्फ एक बहाना था, तुम्हारे बारे में पता करना था हमें तो। राज ने रेडियो मस्ती के ऑफिस से निकलकर किसी को फोन लगाया और बोला चेक कैश करवा दिया। वहां से हाँ में जवाब आने पर राज बोला ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, कैश रेडी रखना। राज ने कुछ देर बाद पैसे लिए और नताशा को फोन करके बोला तुम्हारा सामान मिल गया है, शाम को ले लो। अगले दिन अर्पिता सुबह जल्दी ही दिल्ली स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंची और अंदर जाकर नताशा को ढूंढने लगी। उसने देखा कि नताशा बैडमिंटन खेल रही थी। उसे खेलता देख अर्पिता बोली राज सही बोल रहा था, फुर्ती तो बहुत है इसमें, मतलब कल ये झूठ बोलकर भागी थी बाजार से। अब लेते हैं इसकी परीक्षा, ये निशा है या नहीं 1 मिनट में पता चल जाएगा। अर्पिता ने पेपर निकाला और उस पर लिखा वेलकम बैक निशा, बहुत बदल गई हो। अर्पिता ने पेपर को फोल्ड किया और एक बच्चे को चॉकलेट और वो पेपर देकर बोली बेटा वो जो दीदी दिख रही है ना ऑरेंज कलर की स्कर्ट में बैडमिंटन खेल रही है, ये पेपर उनको दे दो जाकर, और ये जो चॉकलेट है ना ये आप खा लेना, ओके थैंक यू। बच्चा नताशा की ओर गया तो अर्पिता एक कोने में छिपकर उन्हें देखने लगी। बच्चा नताशा के पास गया और उसे वो पेपर पकड़ाकर वहां से चला गया। नताशा ने जैसे ही पेपर पर लिखा मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। अर्पिता खुद से बोली तो आखिर तुम हमें मिल ही गई निशा, तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, तुम तो हमारे घर में निकली। अब बस तुम्हें गौरव के सामने लाना है, तब तुम खुद उसे बताओगी कि सुसाइड का नाटक क्यों किया और अपना चेहरा क्यों बदल लिया। हमें तो पहले ही दिन तुम पर शक हो गया था कि तुमने कुछ तो गड़बड़ है। तभी अर्पिता का फोन बजा। अर्पिता के हैकर फ्रेंड का फोन था। अर्पिता ने फोन उठाया तो वो बोला कोयल मैम सॉरी मैं पहाड़ों में था इसलिए नेटवर्क नहीं था फोन में। अभी नेटवर्क में आकर आपका मैसेज देखते मैंने आपके भेजे हुए नंबर की डिटेल्स निकाली हैं और जस्ट अभी आपके फोन पर भेजी हैं, चेक कर लीजिए। अर्पिता ने डिटेल्स चेक की तो नंबर की लोकेशन देखकर बोली और भी ना जाने कितने नाम हैं इस लड़की के बाबा जी, पता नहीं निशा नैना नताशा बनकर ये करना क्या चाहती है। इसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। अर्पिता ने गौरव की डॉक्टर को फोन किया और बोली हेलो डॉक्टर, निशा मिल गई है। अब आप गौरव के दिमाग में ये बात डाल दीजिए कि निशा जिंदा है और मैं ये सोचती हूँ कि निशा को गौरव के सामने कैसे लाना है। फोन रखकर अर्पिता खुद से बोली जो भी हो निशा कोई बेचारी तो नहीं है, कोई तो कांड कर रही है ये नताशा की आड़ में। गौरव को तो इस चुड़ैल से बचाना ही है, साथ ही राज को भी अलर्ट करना होगा, वरना पता नहीं क्या गेम खेल जाएगी उसके साथ। अब शुरू करेंगे हम मिशन एक्सपोज निशा। क्या प्लान है अर्पिता का निशा को सबके सामने एक्सपोज करने का और नताशा की मदद करके क्या राज ने कर दी है कोई बड़ी गलती? क्या तूफान लाएगी सबकी जिंदगियों में नताशा उर्फ निशा? अर्पिता को पता चला कि नताशा ही निशा है और वही निशा की नकली बहन नैना बनकर उसका बैंक अकाउंट चला रही है। अर्पिता को ये तो समझ आ गया था कि निशा के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन वो अभी उसकी असलियत जानकर बाकी सभी के सामने लाना चाहती थी। अर्पिता रिकॉर्डिंग रूम में बैठी थी, तभी एक कॉलर का कॉल आया। शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। हेलो कोयल, मैं चंद्रा बोल रही हूँ। मेरा एक 12 साल का बेटा है, मैं उसकी झूठ बोलने की आदत से बहुत परेशान हूँ। हर बार झूठ बोलता है, ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलता है। कैसे छुड़ाऊं उसकी ये गंदी आदत? ये सवाल सुनते ही अर्पिता खुद से बोली हम तो खुद हमारे बोले 1000 झूठों के बोझ तले दबे हैं बाबाजी, इनको क्या जवाब दें? अर्पिता बोली चंद्रा जरा खुलकर बताओगी किस तरह की झूठ बोलता है तुम्हारा बेटा? चंद्रा बोली जिन दोस्तों से मिलने के लिए मना करती हूँ उनके घर झूठ बोलकर जाता है, मार्क्स कम आते हैं तो अपनी मार्कशीट छिपा देता है और झूठ बोलता है कि खो गई है या मिली नहीं है या किसी ने फाड़ दी है। रोज टिफिन खाली लाता है तो मुझे लगता है खाना खा लेता है, पर एक दिन उसको कुत्ते को खाना खिलाते देखा मैंने, तब पता चला कि ये रोज यही काम करता है। अपना टिफिन गाय कुत्तों को खिला देता है और खुद स्कूल की कैंटीन में खाता है और पैसे जो होते हैं वो कॉपी पेंसिल और पेन खरीदने के नाम से झूठ बोलकर ले जाता है। होमवर्क नहीं करता है और स्कूल में बोलता है कि घर पर जरूरी काम था। कभी मुझे बीमार कर देता है, कभी अपने किसी रिश्तेदार को मरवा देता है। इतना पिटता है, रोज डांट खाता है, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ता है। हमने तो उसे बोल दिया था कि उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो उसे हॉस्टल भेज देंगे, वो तो उल्टा खुश हो गया, इसीलिए अब थककर तुम्हें फोन किया है कोयल। अर्पिता बोली हॉस्टल भेजने के नाम से बच्चा अगर खुश हो जाए मतलब उसे आजादी चाहिए जो उसे घर पर नहीं मिल रही है। चंद्रा चिढ़कर बोली आजादी? हम कौन सा उसको जंजीरों से बांध कर रखते हैं? बढ़िया से बढ़िया खाना कपड़े बढ़ाई देते हैं और इन सब से झूठ का क्या मतलब? अर्पिता बोली अरे आप तो बुरा मान गई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका बच्चा सही कर रहा है, वो गलती कर रहा है, लेकिन उसकी एक ठोस वजह है। अच्छा ये बताइए जब आपको उसके दोस्त पसंद नहीं आते थे तो आपने क्या किया? चंद्रा झट से बोली हमने तो उसके पापा से शिकायत कर दी थी, उन्होंने 2 कान के नीचे लगाए उसको। अर्पिता बोली यही तो कारण है बार बार झूठ बोलने का, आपने पहली बार में उसे खो दिया और बोल दिया कि उन दोस्तों से नहीं मिलना है। बेचारे को ये तो समझाया ही नहीं कि क्यों नहीं मिलना है। वो 12 साल का ही तो है, उसे सही गलत की समझ कैसे होगी? उसके लिए तो उसे जहाँ मजा आता है वो सब सही है, और इस बात से उसे ये समझ आया कि अगर उसने आपको सच बोला तो वो पिटेगा। अब पिटना किसी पसंद होता है, इसलिए वो झूठ बोलकर बचता फिरता है आपसे और बाकी लोगों से। आई एम श्योर कभी मार्क्स कम आने पर या टिफिन में खाना वापस लाने पर भी उसकी पिटाई हुई होगी या डांट पड़ी होगी। ये शुरुआत एक झूठ से हुई होगी और फिर डांट और मार से बचने के लिए उसने इसे अपनी आदत बना लिया, और जब भी उसे अपनी पसंद का काम करने की आजादी नहीं मिलती है वो झूठ बोल देता है। ये उसके लिए भी गलत है और आप लोगों के लिए भी। अगर आपका बच्चा आपके पास ही सेफ महसूस नहीं करता तो वो कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, जिसका अंदाजा ना आपको है और ना उसे, इसलिए उसकी गलतियों पर चिल्लाया मत करिए। चंद्रा गुस्से से बोली तो क्या आरती करे उसकी? झूठ बोलना कोई उपलब्धि तो है नहीं। अर्पिता बोली अगर जरूरत पड़े तो अपने बेटे की आरती भी उतारो। मेरा मतलब है उसे प्यार से समझाओ, उसे यकीन दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो आप लोग उसके साथ हो। जब भी वो आपको कुछ ऐसा बताए जो सही नहीं है तो उसे मारने पीटने की जगह उसको बैठाकर अच्छे से समझाइए कि उस बात से उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। जैसे उसने ये सीखा कि मार से बचने के लिए झूठ बोल दो, वैसे ही धीरे धीरे वो ये भी सीख जाएगा कि माँ बाप कुछ समझा रहे हैं तो सही होगा। अच्छा एक बात बताइए,
आप भी तो कभी ना कभी अपनी सास, माँ बाप या पति की डांट से बचने के लिए झूठ बोलती होंगी। आप करो तो सही और दूसरा करे तो गलत। हाँ, ऐसा क्यों? चंद्रा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अर्पिता बोली, हम झूठ बोलने को सही नहीं बता रहे हैं, और जहाँ सिर्फ झूठ ही झूठ हो वहाँ तो बहुत गड़बड़ है। और ये बात हर उम्र के इंसान पर लागू होती है। अगर सभी को सेफ फील करवाएं तो कितने झूठ खत्म हो जाएंगे। एक बार आप कोशिश करके देखो, और अगर तब भी आपका बेटा झूठ बोलना कम ना करे तो दोबारा फोन करना। चंद्रा बोली, ठीक है कोयल, तुमने जैसा बोला है हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, थैंक यू। चंद्रा की फोन रखते ही अर्पिता बोली, इसको तो समझा दिए, पर अब हमें भी समझना होगा। ऐसी झूठ से हमेशा तो जिंदगी नहीं चलने वाली ना। पहले ही सोचा था कि गौरव और ऋत्विक को सब सच बता देंगे, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। निशा की सच्चाई के साथ हमारा भी सच सबके सामने ले आएंगे। उसके बाद जो हो वो देखा जाएगा। सबके गुस्से और नफरत से बचने के लिए बहुत झूठ बोली है हमने, इस वजह से इतनी बार मुसीबतों में पड़े हैं। वो तो हर बार बाबा जी ने बचा लिया, पर किसी दिन बाबा जी का मूड बदल गया तो हमारी हालत भी इस बच्चे जैसी हो जाएगी। पिट के आ जाएंगे और इज्जत जाएगी वो अलग। नहीं, हम पहले ही सबको सब बता देंगे। गौरव गुस्सा होगा लेकिन जैसे तैसे मना लेंगे उसे, और बाकी किसी से तो हमको फर्क पड़ता भी नहीं है। तभी ऋत्विक अर्पिता के पास आया और बोला, अर्पिता कल रात को मिस्टर मलिक ने क्रिस्टल पाम होटल में एक डिनर रखा है। अर्पिता कुछ सोच कर बोली, कौन कौन रहेगा डिनर में? ऋत्विक बोला, डिनर स्पेशली रेडियो मस्ती के लिए ही है, इसलिए अपने ऑफिस के कुछ लोग और मिस्टर एंड मिसेस मलिक बस। मैं कल शाम को तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा तुम्हें। नहीं, हम खुद आ जाएंगे। संडे है तो थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है, वहीं से आ जाएंगे सीधे, तुम्हें वहीं मिलेंगे हम। ऋत्विक बोला, ठीक है, पर शॉपिंग में मत लगे रहना, टाइम पर आ जाना। तुम तो जानती हो मिस्टर मलिक टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। अर्पिता मुस्कुराई तो ऋत्विक वहां से चला गया। अर्पिता ने अपने फोन पर कुछ किया और निशा के पापा को फोन लगाया। हेलो अंकल जी, आपकी निशा मिल गई है। हमने कल सुबह का टिकट करवा दिया है आपका दिल्ली का, आप आ जाइए यहाँ, यहीं मिलेगी निशा आपको एयरपोर्ट पर हम लेने आ जाएंगे। फोन काटकर अर्पिता बोली, कल के डिनर पर तो हम टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल ही नताशा सबके सामने कबूल करेगी कि वो असल में है कौन। उसके पापा जब सबके सामने उसे उसके निशान से पहचानेंगे तब कैसे निशा ना होने का नाटक करेगी वो। अर्पिता ने गौरव की साइकियाट्रिस्ट को फोन किया और बोली, डॉक्टर मैं कल निशा को गौरव के सामने लाने वाली हूँ, क्या गौरव तैयार है ये सच झेलने के लिए? साइकियाट्रिस्ट बोली, अर्पिता कुछ नहीं कह सकती कि गौरव कैसे रिएक्ट करेगा, ये उसके लिए बड़ा झटका भी हो सकता है, इसलिए गौरव में जो चेंज आए उन्हें झेलने के लिए तुम भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। डॉक्टर मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, थैंक यू। रात को अर्पिता गौरव से बोली, गौरव कल मेरे ऑफिस का डिनर है, चलोगे मेरे साथ? गौरव चौंक कर बोला, आज से पहले तुम मुझे कभी अपने ऑफिस की पार्टी में नहीं लेकर गई। अर्पिता बोली, हाँ ये गलती तो हुई है मुझसे, पर सोचा अब सुधार लूं, प्लीज चलो ना, तुम आजकल वैसे भी ऑफिस के अलावा कहीं नहीं जाते। गौरव बोला, थैंक्स, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है, कभी और। अर्पिता मन में बोली, अरे तुम नहीं गए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कल की पार्टी के तुम ही तो चीफ गेस्ट हो। अर्पिता नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, हमें नहीं पता था हम इतने बुरे लगते हैं तुम्हें कि तुम हमारे साथ कहीं बाहर नहीं दिखना चाहते। ठीक है, हमने तो खुशी खुशी में मम्मी जी को भी पहले ही बोल दिया था कि कल तुम और हम बाहर जाएंगे, अब उनका फोन आए तो कर देना तुम मना। गौरव बोला, तुम पूछ थोड़ी ना रही थी, बता रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ, इसीलिए तो मम्मी को फोन कर दिया पहले ही। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा वहां से। अर्पिता बोली, तुम्हें अच्छा ना लगे तो 15 मिनट में आ जाना तुम, ठीक है? अगले दिन अर्पिता ने दोपहर में निशा के पापा को एयरपोर्ट से पिक किया और उन्हें होटल में छोड़ते हुए बोली, अंकल जी शाम को आपको लेने के लिए गाड़ी आएगी, हम फोन कर देंगे आपको, आप तैयार रहिएगा, ओके? आपको गाड़ी होटल में छोड़ेगी और वहाँ आपको हम मिल जाएंगे। निशा के पापा बोले, और बेटा निशा? अर्पिता बोली, निशा भी वहीं मिलेगी, थोड़ी बदल गई है लेकिन आप उसके पिता है ना, जरूर पहचान जाएंगे। शाम को अर्पिता गौरव को लेकर टाइम पर होटल पहुंच गई। वहाँ किसी को ना देखकर वो खुद से बोली, ये टाइम के पंक्चुअल लोग कहाँ गए सब? तभी अर्पिता के फोन पर एक मैसेज आया। अर्पिता मैसेज पढ़कर गौरव से बोली, हम शायद थोड़ा जल्दी आ गए हैं, पर सब आ ही रहे होंगे, तुम बैठो हम वॉशरूम होकर आते हैं। अर्पिता गौरव को वहीं बैठाकर वहां गई जहां निशा के पापा उसका इंतजार कर रहे थे। अर्पिता उन्हें बोली, अंकल आ गए आप बस 5-10 मिनट वेट करिए, निशा आ ही रही होगी, यही सोफे पर बैठ जाइए, मैं आपको लेने आती हूँ अभी, हाँ घबराइएगा मत। अर्पिता ने वहां से निकलकर ऋत्विक को फोन लगाया और बोली, कहाँ गए तुम सब? क्रिस्टल पाम होटल बोल थे ना, या हमारे कान गलत सुनिए? ऋत्विक की घबराहट से भरी आवाज आई, अर्पिता मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, राज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अर्पिता चौंक कर बोली, पुलिस? लेकिन क्यों? ऋत्विक दुखी होकर बोला, मिस्टर मलिक ने राज के अगेंस्ट फ्रॉड की कंप्लेंट की है। अर्पिता बोली, हमने तो पहले बोला था कुछ तो स्यापा होगा। ऋत्विक बोला, अर्पिता लॉयर आ गया है, मैं उससे बात करता हूँ। फोन कटने पर अर्पिता बुदबुदाई, ये क्या नया रायता फैल गया बाबा जी, अब निशा के पापा और गौरव को कैसे हैंडल करें? गौरव को जैसे बोलेंगे डिनर कैंसिल हो गया, वो तो बरस पड़ेगा हम पर, इसीलिए तो झूठ बोलना पड़ता है हमें। सच बोलना चाहते हैं पर हालात ही साथ नहीं देते हैं। पहले तो निशा के पापा को यहाँ से रवाना करके उनके होटल भेजते हैं। अर्पिता ने कैब बुक की और जैसे ही निशा के पापा को लेने पहुंची तो देखा कि गौरव उनके साथ ही खड़ा था। अब क्या होगा जब गौरव के सामने निशा की जिंदा होने का सच आएगा और कैसे निकलेगा राज पुलिस की गिरफ्त से? अर्पिता ने नताशा यानी निशा का सच सबके सामने लाने के लिए एक प्लान बनाया था। उसने मनाली से निशा के पापा को बुलाया था और किसी तरह मनाकर गौरव को भी अपने साथ ले आई थी। वहाँ निशा भी आने वाली थी। जब कोई भी वहाँ नहीं पहुंचा तब अर्पिता को पता चला कि राज मिस्टर मलिक से धोखाधड़ी की वजह से पुलिस की गिरफ्त में था। अर्पिता निशा के पापा को वापस होटल भेजने के लिए जैसे ही उन्हें लेने अंदर आई तो उसने देखा कि निशा के पापा और गौरव आमने सामने खड़े थे। अर्पिता उन्हें दूर से देखकर बोली, सत्यानाश, इन दोनों को आपस में मिलने की इतनी क्या जल्दी थी? इन्हें देखकर तो गौरव पूरी तरह पगला जाएगा, अब क्या करें? अर्पिता जल्दी से उनके पास गई और बोली, अंकल जी आपकी कैब आ गई है, आइए बाहर है। फिर वो गौरव की तरफ देखकर बोली, ओ अरे तो तुम भी यही हो, 2 मिनट रुको, हम अभी अंकल को छोड़कर आते हैं। गौरव या निशा के पापा कुछ बोलते इससे पहले अर्पिता उन्हें लेकर बाहर चली गई। उसने उन्हें कैब में बिठाया और बोली, अंकल जी आप अभी होटल जाइए, हम कल दिन में आपसे मिलने आएंगे, आप आराम से जाकर प्लीज कुछ खा लीजिएगा। निशा के पापा बोले, बेटा क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि निशा मिलेगी, कहाँ है वो? और वो आदमी कौन था बेटा अभी अंदर, उसे जानती हो क्या तुम? अर्पिता मन में बोली, बस करो अंकल, इतने सवाल, हमें खुद को नहीं पता कि क्या हो रहा है ये सब, आपको कैसे समझाएं? अर्पिता बोली, हाँ उसे जानते हैं हम, हमारे साथ ही काम करता है, उससे कुछ बात हुई क्या आपकी? निशा के पापा बोली, वो आया मेरे पास और उसने पूछा कि मैं कैसा हूँ और यहाँ होटल में क्या कर रहा हूँ। मैंने तो उसे पहचाना नहीं, पर लगा कि शायद तुमने ही उसे भेजा होगा, इसलिए बोल दिया कि निशा से मिलने आया हूँ। फिर तो बस पत्थर के जैसे खड़ा हो गया, कुछ बोला ही नहीं जी वो। फिर तुम आ गई। बेटा निशा नहीं आई क्या? अर्पिता बोली, अंकल निशा को कोई काम आ गया, मैं उससे बात करती हूँ, फिर कल दिन में बताती हूँ आपको सब कुछ, आप अभी होटल जाइए।
निशा के पापा के वहां से निकलते ही अर्पिता बोली, निशा का नाम सुनकर गौरव के दिमाग में जबरदस्त खलबली मच गई होगी, अब जाकर उसे संभालते हैं। अर्पिता जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ी तो देखा कि उसके पीछे गौरव खड़ा था। अर्पिता उसे देखकर घबरा गई। गौरव बोला, कौन थे वो अंकल? अर्पिता हड़बड़ाते हुए बोली, वो पता नहीं। गौरव झट से बोला, पता नहीं तो फिर बाहर क्यों लेकर आई थी उन्हें? अर्पिता बोली, अरे वो तो जब हम वॉशरूम गए थे ना तो वो हमें बाहर मिल गए थे, बोले कि उनके लिए कैब बुक कर दें। बूढ़े अंकल को देखकर हमें लगा कि मदद कर देनी चाहिए हमें उनकी, इसीलिए कैब बुला दी हमने उनके लिए। हम कोई जानते वानते नहीं उन्हें, पर तुम उनके पास क्या कर रहे थे? हाँ, तुम जानते हो उन्हें? गौरव नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, वो मुझे भी कैब के लिए बोल रहे थे, मैं नहीं जानता उन्हें। अर्पिता मन में बोली, हम क्या पूरी दुनिया सच झूठ खेल रही है? इसे देख लो, वैसे तो निशा की वजह से पगलेट बना हुआ है, पर झूठ बोलने में क्या फटाफट दिमाग चल रहा है इसका। अर्पिता हंसते हुए बोली, फिर तो हम सही टाइम पर आ गए हैं ना, वरना तुम भी उनके लिए कैब बुक कर देते। गौरव बोला, चलो तुम्हारे ऑफिस के डिनर के लिए लेट नहीं हुआ क्या? जल्दी से चलो ताकि मैं निकल सकूं यहाँ से। अर्पिता गौरव की गुस्सा होने के डर से धीरे से बोली, गौरव एक गलती हो गई हमसे, वो डिनर गुरुग्राम वाले क्रिस्टल पाम होटल में नहीं, दिल्ली वाले क्रिस्टल पाम होटल में है। गौरव इरिटेट होकर बोला, तुम पागल तो नहीं हो? मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अर्पिता बोली, हम ही घर ही जाएंगे, अब दिल्ली कौन जाएगा? इतने ट्रैफिक में जाने से 2 घंटे लग जाएंगे, चलो घर। रास्ते भर गौरव और अर्पिता चुपचाप बैठे रहे, लेकिन घर पहुंचते ही गौरव बोला, वो अंकल पहुंच गए क्या अपने घर? अर्पिता बोली, हाँ आपके हिसाब से तो पहुंच गए हैं, क्यों? गौरव बोला, क्यों क्या होता है? तुमने कैब बुक करवाई थी उनके लिए, तो देखना तो तुम्हारा फर्ज है ना कि वो पहुंचे या नहीं। वैसे कहाँ का एड्रेस डाला था तुमने? अर्पिता मन में बोली, हम जानते हैं निशा का नाम सुनते तुम्हें अब सब कुछ जानने की जल्दी है, लेकिन तुम्हें अंकल से मिलने देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अंकल को तो वैसे भी खुद नहीं पता कि निशा कहाँ है, तुम्हें कैसे बताएंगे? और सब कुछ हम तुम्हें खुद बताकर तुम्हारा प्यार और विश्वास जीतना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्वार्थी होना तो चलता है। वैसे भी अब जल्द ही सच बाहर आ जाएगा, इसलिए सॉरी तुम्हें अंकल से नहीं मिलने दे सकते अभी। अर्पिता बोली, रेलवे स्टेशन का, कहीं जा रहे होंगे शायद। गौरव ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अर्पिता मन में बोली, अब 1-2 दिन में नताशा को बेनकाब करना पड़ेगा। अगले दिन अर्पिता सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां बाहर अपनी कार में ऋत्विक बैठा था। अर्पिता को देखकर वो बोला, तुम्हें मना किया था ना यहाँ से, क्यों परेशान हुई? अर्पिता बोली, हमें तो शौक है परेशान होने का, सोच रहे हैं दूसरों की परेशानी खुद के से लेने का बिजनेस शुरू कर दें, अच्छी कमाई हो जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। ऋत्विक बोला, कल संडे था इसलिए बेल नहीं मिल सकती थी, बेचारा राज रात भर जेल में रहा। उससे कुछ बात हुई तुम्हारी? मामला क्या है? रात से तो बात करने ही कहा देगी पुलिस, आज ही बात होगी। और मिस्टर मलिक भी खुद बात नहीं कर रहे हैं, हर बात उनका लॉयर कर रहा है। उनके हिसाब से राज ने 5 करोड़ रुपए चोरी से निकाल लिए हैं उनके अकाउंट से। अर्पिता चौंक कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? राज चोरी नहीं कर सकता, चलो हम पहले राज से बात करते हैं, तभी कुछ समझ आएगा। अर्पिता और ऋत्विक राज से मिलने अंदर गए तो राज ऋत्विक को देखकर रोने लग गया। अर्पिता बोली, राज हमको पता है तुम तकलीफ में हो, पर ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें सारी बात बताओ। मिस्टर मलिक बोल रहे हैं कि तुम्हें 5 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। वो सच बोल रहे हैं, राज ने कहा। ये सुनते ही ऋत्विक के होश उड़ गए और अर्पिता सिर पीटते हुए बोली, लो अपना सिक्का ही खोटा निकला। ऋत्विक ने जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बोला, फिर तो तू जेल में सड़ने के लिए लायक है, पढ़ा रहा। अर्पिता बोली, ऋत्विक एक बार पूरी बात जान लेते हैं। राज सब कुछ अच्छे से बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा और कैसे किया? राज ने उसे नकली बायर वाली कहानी सुनाई तो ऋत्विक बोला, लेकिन क्यों? इतने पैसे की क्या जरूरत थी तुझे, जो तूने इतना बड़ा खेल खेला? मॉम को तेरी वजह से मैं भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अर्पिता बोली, ऋत्विक इसने जो किया सो किया, पर अब हम इसे यहाँ तो नहीं छोड़ सकते, पुलिस वाले रहम नहीं खाएंगे इस पर। तुम तो समीर मलिक को जानते ही हो, हम नताशा से बात कर लेते हैं, वो तो राज की फ्रेंड भी है, वो मिस्टर मलिक से बात करेगी। ऋत्विक बोला, इसे क्यों बचाना चाहती हो तुम अर्पिता? इसको अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम अभी इमोशनली हर्ट हो इसलिए ये बोल रहे हो, जब राज को असल में जेल होगी ना तब दुखी हो जाओगे तुम। एक बार बेल करवा लेते हैं फिर सोचेंगे। मैं नताशा से बात कर लेती हूँ। राज अचानक से बोला, नहीं नताशा से नहीं, वो वैसे भी बहुत मुश्किल से उस राक्षस के चुंगल से निकलने में कामयाब होने वाली है, उससे बात मत करना। अर्पिता चौंक कर बोली, कौन राक्षस? क्या बोल रहे हैं ये सब? राज बोला, वो समीर मलिक नताशा को बहुत टॉर्चर करता है। उसने नताशा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था शादी से पहले कि अगर वो शादी का 1 साल पूरा होने से पहले समीर को तलाक दे देती है तो नताशा को उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। मैंने बस नताशा की मदद करने के लिए ये पैसे लिए थे, मेरे लिए नहीं। अर्पिता थोड़ा रुककर बोली, ये दुनिया में चल क्या रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी बहुत चल रही है क्या आजकल? अभी कुछ टाइम पहले हमारी कॉलोनी ने भी यही प्रॉब्लम बताई थी। राज डरते हुए बोला, वो कॉलेज नहीं था और वो प्रॉब्लम नताशा की थी और मैंने तेरा ही सोल्यूशन फॉलो किया। अर्पिता चौंक कर बोली, हमारा सोल्यूशन? हमने कब चोरी डाका डालने की बात कही? अब हम पर मत डालो अपनी गलती। राज बोला, तूने तो कहा था कि बुरे के साथ बुरा करो, उसका उसी को लौटा दो, इसीलिए समीर का पैसा लिया और उसे ही दे दिया। ऋत्विक बोला, अगर तूने उसका पैसा उसे लौटाया होता तो वो तुझे जेल नहीं करवाता। राज बोला, भाई मैंने पैसे नताशा को दिए हैं, वो समीर को दे देगी। अर्पिता बोली, और कब देगी वो समीर को पैसे? मौका मिलते ही। वैसे अभी समीर को पैसों की चोरी का पता चला है तो नताशा को सोच समझ कर ही सब करना पड़ेगा। वो अभी पैसे देगी तो समीर को उस पर शक हो जाएगा। ओ अकल के दुश्मन, एक बार फिर से एक लड़की ने तुझे बेवकूफ बना दिया है। पूरी दुनिया में उसे तू ही मिला था अपने दुख दर्द बांटने के लिए। हमने शुरू में कहा था कि उस लड़की से दूर रहना, पर तुम्हारी लड़की बाजी नहीं छूटेगी। लो पड़ गई तुम पर ही भाई। नहीं, नताशा झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने खुद वो चोट के निशान देखे हैं जो समीर के मारने से हुए थे। वो सच में बहुत परेशान है उससे। अच्छा, इतनी ही सच्ची और प्यारी लड़की है वो, तो अब तक तुम्हें बचाने क्यों नहीं आई? तुमने तो उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अब क्या उसको दोस्ती नहीं निभानी चाहिए? लेकिन देखना वो नहीं आएगी क्योंकि उसी ने तुम्हें फंसाया है। तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती है ये बात? क्योंकि पहचान है हमें अच्छी बुरी की। लेकिन तुम हमें बताओ, तुम ये सब करके भी हमसे जुबान कैसे लड़ा पा रहे हो? जैसे मनाली उस सोनाली के टाइम पर पगला गए थे तुम, वैसे अभी पगला गए हो और इस बार तो हद ही कर दिए हो तुम। तुम्हारी जैसे बुड़बक को सच में 2-4 डंडे खाकर समझ आएगा, कुत्ते की तुम हो तुम। अर्पिता और ऋत्विक राज से मिलकर बाहर आए तो ऋत्विक बोला, तुम्हें पूरा यकीन है कि नताशा ने राज के भोलेपन का फायदा उठाया है? हो सकता है कि नताशा ने जो बोला हो वो सच हो। अर्पिता ने ऋत्विक को घूर कर देखा और बोली, पहली बात, तुम्हारा भाई कोई भोला नहीं है, अव्वल दर्जे का बेवकूफ है, हमसे तो पटर झूठ बोलता है। और दूसरी बात, हमको 100% यकीन है कि नताशा फ्रॉड है। वो ना हमको कभी बेचारी लगी नहीं है, वो सबको बेवकूफ बना रही है और हम ना उसका सच सबके सामने लाकर रहेंगे, बता रहे हैं। अब कैसे करेगी अर्पिता नताशा को गुनहगार साबित?
राज को पुलिस ने समीर मलिक का पैसा चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। जब अर्पिता राज से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे पता चला कि राज ने ये सब नताशा के लिए किया था। जब अर्पिता ने राज को ये बात पुलिस को बताने के लिए कही तो राज ने ये कहकर मना कर दिया कि वो नताशा को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वहां से बाहर निकलकर अर्पिता ने ऋत्विक से कहा, राज का फोन करें, उसमें से हम उसकी और नताशा की चैट निकालकर समीर मलिक को दिखा देंगे। दोनों ने कभी ना कभी तो इस बारे में बात की होगी। ऋत्विक बोला, फोन पुलिस वालों के पास है, मैंने पूछा था, उन्होंने बेल से पहले राज का फोन देने से मना कर दिया है। अर्पिता इस बात पर कुछ बोलती तभी राज का लॉयर आया और बोला, मिस्टर सिंघानिया, राज की बेल होना लगभग इम्पॉसिबल है। अर्पिता झट से बोली, क्यों भाई, राज कोई वांटेड क्रिमिनल है जो बेल नहीं हो सकती? लॉयर बोला, मैडम सब पैसों और पावर का खेल है। समीर मलिक के लॉयर ने जो केस बनाया है राज के खिलाफ, ऐसे में उसकी बेल होना मुश्किल है। अब हमें राज के फेवर में सॉलिड प्रूफ चाहिए। ऋत्विक ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसे इस हालत में देखकर अर्पिता बोली, ऋत्विक, ये हिम्मत हारने का टाइम नहीं है। तुम्हारा भाई तो दानवीर कर्ण बनकर अपनी अकल और आजादी दोनों उस नताशा को दान कराया है। ऐसे में तुम्हें ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आंटी को संभालना पड़ेगा। फिर वो लॉयर से बोली, सर हम देखते हैं जो भी हमसे हो पाता है, तब तक आप देखिए कि हम राज को कैसे बचा सकते हैं। अर्पिता वहां से निकली तो सबसे पहले अपने हैकर फ्रेंड को फोन लगाया। अर्पिता बोली, हमको नहीं पता था कि तुम हमारे लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी हो जाओगे। तुम नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते। तुम सोचोगे कि हमने तुम्हारा काम सिर्फ एक बार किया और उसके बदले हर 5-10 दिन में तुमको कोई काम थमा देते हैं। हैकर बोला, आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, मैं इसलिए मदद कर देता हूँ आपकी, और आपने जो एक बार में मेरे लिए किया है ना, वो मेरे 1000 बार से भी कमी है। आपके बहाने मुझे दूसरों की मदद करके कुछ पुण्य मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या करना है? हम तुम्हें 2 नंबर भेजेंगे, उनकी पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स और चैट्स निकालनी है। जितना जल्दी हो सके कर दो ये काम। अर्पिता ने फोन काटा और बोली, अब जाकर निशा के पापा को संभालते हैं, बेचारे कितना परेशान हो रहे होंगे। बाबा जी, चारों तरफ से मुसीबत में हैं हम, एक तरफ राज, दूसरी तरफ नताशा, तीसरी तरफ निशा के पापा और चौथी तरफ हमारा पति गौरव। ऐसा लग रहा है सांप सीढ़ी के खेल का हर सांप बस हमें ही डसने के लिए बैठा है। अर्पिता होटल पहुंचकर निशा के पापा से बोलती है, सॉरी अंकल जी, आपको इतना परेशान कर दिया, हम आपका कल का टिकट करवा देंगे मनाली का, बस आज की बात है। निशा के पापा बोले, वापस जाने का बेटा, लेकिन निशा से तुम्हें मिला ही नहीं जी, वो कहाँ है बेटा? ऐसा क्या हो गया कि वो अपने माँ बाप से भी नहीं मिलना चाहती? मैं उससे मिलने इतना दूर आया पर वो नहीं आई। अर्पिता शर्मिंदा होकर बोली, अंकल जी ये तो हमारी गलती है, निशा को पता ही नहीं है कि आप यहाँ हैं, और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सॉरी अंकल। निशा के पापा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्पिता मन में बोली, निशा देखना तुम इन्हीं आंसुओं की बाढ़ में बह जाओगी एक दिन। अंकल को रोते देख हमें इतना बुरा लग रहा है, पता नहीं तुम्हारा मन कैसे मान जाता है उनसे बात ना करने के लिए। अर्पिता घर पहुंची तो देखा गौरव बैग में कपड़े जमा रहा था। अर्पिता चौंक कर बोली, तुम कहाँ चल दिए? गौरव अर्पिता की तरफ देखे बिना बोला, ऑफिस के काम से, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। अर्पिता गौरव की जल्दबाजी और उतावलापन देखकर ही समझ गई थी कि गौरव कोई ऑफिस के काम से नहीं बल्कि निशा के बारे में पता करने मनाली जा रहा है। अर्पिता मन में बोली, बाबा जी ये आदमी अपने साथ साथ हमको भी पागल खाने भिजवाएगा। अब इसके साथ हम तो यहाँ वहां नहीं जा सकते ना, वहां इसने कुछ ऊट-पटांग कर दिया तो कौन संभालेगा इसे? इसको रोकना पड़ेगा। अर्पिता बोली, तुम नहीं जा सकते। गौरव हैरान होकर बोला, क्यों नहीं जा सकता? तुम भी तो जाती हो अपनी ट्रेनिंग के लिए। अर्पिता बोली, वो कल सुबह तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, हम अकेले नहीं झेल सकते उनको। गौरव चौंक कर बोला, मम्मी पापा? उन्होंने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो आ भी रहे तो तुम देख लो ना, मेरा जाना जरूरी है, वो तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं ना। अर्पिता ताना मारते हुए बोली, सास ससुर ये लगते हैं वो हमारे, पता है हमें अच्छे से, पर हम अकेले क्यों संभालें उनको? हम तो नहीं संभाल रहे। मम्मी जी दिन भर हमारा दिमाग खाती रहेंगी और तुम्हारे पापा इशारों से आगे बढ़ेंगे नहीं, और हमको उनके साथ डम शरारत खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हारे माँ बाप है, तुम संभालो, तुम नहीं रुके तो हम भी घर छोड़कर भाग जाएंगे कहीं, बता रहे हैं। एक काम करते ना, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। गौरव अर्पिता के साथ चलने की बात से सक पकाकर बोला, क्या बेवकूफी है, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तुम क्या करोगी? अर्पिता अपने कपड़े निकालते हुए बोली, कुछ भी कर लेंगे पर तुम्हारे मम्मी पापा के साथ अकेले नहीं रहेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो बताओ हमें, हम खुद टिकट करवा लेते हैं अपनी। गौरव परेशान होकर बोला, देखो मेरा जाना बहुत जरूरी है, एक काम करो, तुम ना मना कर दो मम्मी पापा को आने के लिए। अर्पिता झट से बोली, अच्छा हम मना कर दें और विलेन बन जाए है ना, फिर तुम्हारी मम्मी सभी रिश्तेदारों में हमारी बुराई करती रहे। हम तो नहीं मना कर रहे हैं, तुम मना कर दो। अर्पिता को पता था कि गौरव की अपनी मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो खुद तो उन्हें आने से मना नहीं करेगा। गौरव थककर बिस्तर पर बैठा और बोला, भगवान ने ना जाने किस बात का बदला लेने के लिए तुमसे मेरी शादी करवा दी, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता हूं मैं। अर्पिता मन में बोली, बाबा जी ये तो बिल्कुल टूट गया है, पर सब इसी की भलाई के लिए तो है, वहां जाकर भी इसे आधी सच्चाई पता चलेगी जो हम दोनों के लिए सही नहीं है। गौरव बस थोड़ा सब्र और कर लो, हम इस निशा नाम की मनहूसियत को तुम्हारी लाइफ से कोसों दूर भेज देंगे, पर अभी तो हमें मम्मी जी को बुलाना पड़ेगा। अर्पिता घर से बाहर गई और अपनी सास को फोन लगाया, प्रणाम मम्मी जी, देखिए फालतू बातों का टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए सीधा मुद्दे पर आ रहे हैं। आपको और पापा जी को कल सुबह तक यहाँ पहुंचना है, आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर अगर आप नहीं आए तो हो सकती है, इसलिए बिना किंतु परंतु के आप लोग यहाँ आ जाइए। आप यहाँ आएंगी तब हम सब समझा देंगे आपको, और हाँ गौरव को मत बोलिएगा कि हमने आपको बुलाया है, आप अपनी मर्जी से आ रही हैं, ठीक है चलिए रखते हैं। अर्पिता की सास बोली, हाँ हम आते हैं। अर्पिता बार बार टाइम देख रही थी, जब रात को सोते हैं तब तो टाइम ऐसे भागता है जैसे कोई फ्लाइट पकड़नी हो, झट से सुबह हो जाती है। अभी हमें इंतजार है नताशा की इन्फॉर्मेशन का, तो जैसे टाइम के पैर में छाले पड़ गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जल्दी से फोन करो हैकर जी। कुछ टाइम बाद हैकर का फोन आता है तो अर्पिता 1 घंटे में ही फोन उठा लेती है। हैकर बोलता है, मैम आपको मेल सेंड किया है, देख लीजिए। अर्पिता ने जल्दी से मेल खोला तो उसे पढ़कर हैरानी होती है और वो कहती है, नताशा दुबई चली गई, राज को फंसाकर खुद यहाँ से निकल ली मैडम, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों के आपस में कोई चैट ही नहीं है और सारे कॉल्स भी कुछ सेकंड्स की हैं, ये कैसी अजीब सी दोस्ती है? बात नहीं करते थे दोनों आपस में क्या? पर दोनों की फोन की लोकेशन बहुत बार एक ही है, मतलब मिलते कई बार थे दोनों, और राज हमसे झूठ बोलता था कि नताशा से उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर अर्पिता चौंक कर बोली, और हमें जासूस बोल रहा था उस दिन, नताशा की बर्थडे वाली रात उसी के घर पे था, और जिस दिन राज ने उस नकली बायो से पैसे लिए थे उस दिन भी दोनों शाम को मिले थे, पर ये तो कोई सबूत नहीं हुआ जो नताशा को गलत साबित कर सके। लेकिन अगर मैं समीर मलिक को ये बात बताऊं कि राज और नताशा अक्सर मिलते थे तो नताशा राज से मिलने की बातें समीर को नहीं बताती होगी। समीर को मैं ये सब बताकर उसका कॉन्फिडेंस जीत सकती हूँ, उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नताशा से स्ट्रिक्ट होकर सब बातें पूछे। अब समीर से ही कुछ उम्मीद है, बाबा जी प्लीज वो बस एक बार मिलने के लिए मान जाए। अर्पिता ने कई बार समीर मलिक को फोन लगाया लेकिन उसने अर्पिता का फोन नहीं उठाया।
अर्पिता ने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया और समीर मलिक को भेज दिया। मैसेज मिलते ही समीर मलिक का फोन आया। वो बोला, तुम ये क्यों करना चाहती हो? अर्पिता बोली, आपका पैसा आई मीन आपका नमक खाया है इतने दिन, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो इतना तो करना बनता है सर। ठीक है, कल सुबह आ जाओ। अर्पिता फोन रखकर खुद से बोली, सीधे सीधे कोई काम होता ही नहीं है। हम तो झूठ बोलना छोड़ भी दे, पर ये कमबख्त झूठ ही हमें नहीं छोड़ना चाहता। पर चलो, ये मिलने के लिए माना तो सही। अब कल इसे कैसे भी अपनी बात पर यकीन दिलाना है। अगली सुबह गौरव के मम्मी पापा गुरुग्राम पहुंच गए। गौरव नहाने गया तो अर्पिता दोनों से बोली, अम्मी जी पापा जी ध्यान से सुनिए, गौरव की एक्स गर्लफ्रेंड निशा लौट आई है। निर्मला चौंक कर बोली, क्या वो तो मर गई थी ना? अर्पिता बोली, नहीं वो सब नाटक था। पहले गौरव को लगता था कि वो गौरव की वजह से मरी है, लेकिन वहाँ मनाली में एक दो बार दिख गई वो उसे, इसलिए वो बावरा हुआ जा रहा था निशा को भूत समझकर। पर अब उसे पता चल गया है कि निशा जिंदा है और अब वो किसी भी तरह ये जानना चाहता है कि निशा कहाँ है। गौरव के पापा ने कुछ इशारा किया तो अर्पिता बोली, पापा जी ये सब ना आप मम्मी जी से कर लेना, अभी आप हमारी बात सुन लो, हमको फिर कहीं जाना है। निर्मला रोते हुए बोली, नहीं, गौरव को दोबारा से हम उस चुड़ैल के पीछे नहीं जाने देंगे, अब क्या करेंगे हम? अर्पिता मन में बोली, बाबा जी हमने इन्हें यहाँ बुलाकर कहीं मुसीबत तो नहीं बढ़ाई अपने लिए। अब कैसे निकलेगी अर्पिता मुसीबतों की जंजाल से? गौरव निशा को ढूंढने के लिए मनाली जा रहा था और उसे रोकने के लिए अर्पिता ने कानपुर से उसके मम्मी पापा को बुला लिया। जब अर्पिता ने उन्हें बताया कि गौरव की जिंदगी में निशा लौट आई है तो गौरव की मम्मी रोने लगी। अर्पिता बोली, रो रोकर गौरव को सब बताएंगी क्या आप? चुप हो जाइए, ये तो हम भी नहीं चाहते कि गौरव निशा के पास चला जाए। वो लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि गौरव के सामने उसका सारा सच ले आए, पर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपके बेटे में सब्र नहीं है, इसलिए आपको बुलाया ताकि आप लोग उसका ध्यान रख सके। अब हम एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं। अगर गौरव का ध्यान रखने बैठे तो निशा हमारे हाथ से निकल जाएगी। आप बस गौरव को हम पर शक मत होने दीजिएगा और उसे कैसे भी उलझा कर रखिएगा। आप लोग यहाँ रहोगे तो शायद उसकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाए। निर्मला बोली, तुम किस मिट्टी की बनी हो अर्पिता? इतना कुछ जानने के बाद भी गौरव का भला सोच रही हो? उसे नहीं पता कि कितनी अच्छी पत्नी मिली है उसको। एक बार ये सब सही हो जाए तब वो खुद तुम्हारी कीमत समझ जाएगा। अर्पिता झट से बोली, बिल्कुल वैसे जैसे आप समझ गई हैं। ये सुनकर निर्मला मुस्कुराने लगी। अर्पिता घर से निकलकर सीधे समीर मलिक से मिलने उसके घर पहुंची। समीर अपने लॉयर के साथ बैठा था। वो अर्पिता से बोला, ये मेरे लॉयर हैं, सारी बातें इनके सामने ही होंगी, दिखाओ कौन से सबूत दिखाने वाली थी। अर्पिता मन में बोली, हमारी बात सुनकर अब ये भड़कने वाला है, बाबूजी प्लीज संभाल लेना। अर्पिता बोली, क्या आपको पता है कि राज और नताशा अक्सर मिलते थे? समीर ने पहले लॉयर की तरफ देखा और फिर कड़क आवाज में अर्पिता से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? नताशा राज से अक्सर मिला करती थी और उसने कई ऐसी बातें राज को बताई हैं जो 10 दिन की दोस्ती में किसी को बताना कुछ अजीब सा है। उसने राज से कहा कि आप उसे मारते हैं और आपने डिवोर्स के लिए शर्त रखी है कि नताशा को आपको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तभी वो डिवोर्स ले सकती है। सी वो राज को मैनिपुलेट कर रही थी, इसलिए राज ने बेवकूफी की। समीर गुस्से में बोला, तुमने मुझे कहा था कि तुम राज के खिलाफ प्रूफ देने वाली हो, मुझसे मिलने के लिए झूठ बोला तुमने, राज को बचाने के लिए मेरी वाइफ पर ही इल्जाम लगा रही हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोला हमने, राज ने गलती की है और उसको सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन उन सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए ना जो इस फ्रॉड में शामिल थे। जिस दिन राज ने पैसे निकाले थे उस दिन उसने नताशा को कॉल करके कहा था कि तुम्हारा सामान मिल गया है, ये लो, और फिर वो दोनों उसी शाम को मिले थे। राज ने खुद कहा कि उसने नताशा के लिए ये सब किया है। समीर बोला, अगर ऐसा है तो राज ने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? नताशा से प्यार करने लगा है वो। अर्पिता बोली, वो एक नंबर का गधा है सर, नताशा को बचाना चाहता है इसलिए खुद को बलि का बकरा बना रहा है। समीर खड़ा हुआ और बोला, राज ने 5 करोड़ रुपए चुराए हैं, कोई गधा नहीं है, वो क्रिमिनल है और अब तुम उसे बचाने के लिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। आई एम द समीर मलिक, तुम्हारे राज का तो वो हाल करूंगा कि उसकी 7 जनरेशन याद रखेंगी। अर्पिता मन में बोली, 7 जनरेशन तो तब याद रखेंगी ना जब वो जेल से बाहर आएगा। समीर बोला, अब तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात से ये साबित नहीं होता कि नताशा की कोई गलती है। राज ने खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी तुम्हें सुना दी। जाओ और अपनी कंपनी के लिए कोई नया इन्वेस्टर ढूंढो, क्योंकि मैं तो अब तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। गेट आउट। अर्पिता बोली, सर एक बार ये पेपर तो देख लीजिए, हमने सारा डेटा कलेक्ट किया है। समीर ने गार्ड को आवाज लगाई, सिक्योरिटी टेक हर आउट। फिर वो अर्पिता से बोला, अब इस घर के आसपास भी दिखी तो राज के साथ साथ तुम भी जेल में पड़ी होगी। अर्पिता खुद से बोली, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है ये निशा की बच्ची जो हर आदमी की बातों में आ जाता है, और एक हम है साला किसी को वैल्यू ही नहीं है। लगता है बाबा जी ये आखिरी मौका भी गया हाथ से। अर्पिता घर पहुंची तो देखा कि गौरव उससे उखड़ा उखड़ा था। उसे अकेला देखकर अर्पिता बोली, हमने तुम्हें जाने नहीं दिया इसलिए गुस्सा हुआ हमसे। गौरव अर्पिता को कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर चला गया तो अर्पिता खुद से बोली, अरे ये तो हमारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता, अगर ऐसे ही अंदर अंदर घुटता रहेगा तो एक दिन बम बनकर फूटेगा हम पर। ये हर बात कोयल से शेयर करता था, क्यों ना हम फिर से कोयल बनकर ही गौरव की मदद करें, फिर एक दिन मिलने को बुला लेंगे और बता देंगे कि कोयल और अर्पिता एक ही है। बाबा जी जब गौरव ने कोयल से बात करनी बंद की थी तो हमें लगा था फाइनली गौतम से पीछा छूटा, पर गौरव को बचाने के लिए गौतम को जिंदा करना पड़ेगा अब, और गौतम सिर्फ कोयल की सुनता है। चल भाई कोयल, लग जा काम पर। अर्पिता ने गौरव को कोयल के नंबर से फोन लगाया। इतने दिन बाद कोयल का नंबर अपने फोन पर आता देख गौरव चौंक गया, लेकिन उसने कोयल का कॉल काट दिया। अर्पिता ने फिर से फोन लगाया। गौरव ने फोन काटा तो अर्पिता खुद से बोली, राम जाने क्या पाप किया था कोयल देवी ने जो भक्त नाराज हो गए हैं, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। अर्पिता ने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, हाय गौतम, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आई नीड योर हेल्प, प्लीज कॉल मी। दोस्ती की खातिर ना सही, इंसानियत की खातिर हेल्प कर दो। गौरव ने जब ये मैसेज सुना तो परेशान उठा, मुसीबत क्या हुआ होगा कोयल के साथ, पर मुझे उसके मैटर में नहीं पड़ना है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। गौरव ने कोयल को फोन लगाया तो अर्पिता खुशी से चीख पड़ी, ये आ गया फोन। अर्पिता ने फोन उठाया, बोली, थैंक यू गौतम, कैसे हो तुम? गौरव बेरुखी से बोला, मैं ठीक हूँ, तुम काम बताओ, और प्लीज मेरे फोन करने का कोई गलत मतलब मत निकालना, तुमने मेरी मदद करके जो ऐसा किया था ना वही वापस लौटा रहा हूँ। गौतम मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, मैंने ऐसा क्या किया था? गौरव बोला, कोई मुझे गड़े मुर्दे नहीं खाने, इसलिए प्लीज तुम अपना काम बताओ और मुझे फ्री करो, नहीं तो मैं फोन रख दूंगा। अर्पिता बोली, ठीक है बताती हूँ। हाँ, वो मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, वो भी मुझसे बिना पूछे, इसलिए मैंने घर पर झूठ बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अब मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए कुछ दिनों के लिए ताकि मैं ये शादी टाल सकूं। गौरव चौंक कर बोला, शादी? तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना?
तुमने अपने घर वालों से छिपकर शादी की थी? अर्पिता मन में बोली, ये क्या बोल रहा है ये? मैंने तो इसे कभी नहीं कहा कि मेरी शादी हो गई है। कभी न्यूज में भी नहीं आया ऐसा। ये सच में पगला गया है क्या बाबूजी? अर्पिता हैरान होकर बोली, मेरी शादी कब हुई? किसने कहा तुमसे ये? गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि कोयल शादी के लिए मना क्यों कर रही है। वो बोला, तुम मुझे फिर से पागल बना रही हो। देखो, हो सकता है तुमने दुनिया से छिपा कर रखा हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो और ये जबरदस्ती शादी वाला क्या खेल है। अर्पिता बोली, मेरी कोई शादी नहीं हुई है गौतम, पर तुमने मदद नहीं की तो हो जाएगी। अच्छा, फिर ऋत्विक तुम्हारा क्या लगता है? अर्पिता मन में बोली, ओह, तो इसे पता है कि इसका दोस्त ऋत्विक ही रेडियो मस्ती का मालिक है। पर इस सवाल का क्या मतलब है? अर्पिता बोली, ऋत्विक मेरा बॉस है। क्यों? सिर्फ बॉस? क्यों झूठ बोल रही हो? उससे झगड़ा हुआ है क्या? अर्पिता बोली, इसमें झूठ क्यों बोलेंगे? बॉस को तो बॉस ही कहेंगे ना, पति थोड़ी ना बोलेंगे। गौरव इरिटेट होकर बोला, ये नाटक बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम और ऋत्विक हस्बैंड वाइफ हो। ऋत्विक ने खुद बताया था मुझे ये। अर्पिता चौंक कर बोली, ऋत्विक ने? ये सच नहीं है गौतम, मेरी और ऋत्विक की कोई शादी नहीं हुई है। आर यू श्योर ऋत्विक ने तुमसे यही कहा था? हो सकता है तुमने गलत सुन लिया हो। गौरव की आवाज का टोन अचानक से बदल गया। अब गुस्से की जगह हैरानी ले ली थी। वो बोला, हाँ, उसने यही कहा था। उस दिन जो पेपर में फोटो आई थी ना तुम्हारी एक लड़के के साथ, वो वही था और तुम दोनों पति पत्नी हो। ये सच नहीं है क्या कोयल? अर्पिता बोली, ये झूठ है और मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। मैं बात करूंगी उससे। तो क्या इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे? पर गौतम, अगर मैं शादीशुदा हूँ भी तो भी इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी? और तुम ऋत्विक को कैसे जानते हो? गौरव बात संभालते हुए बोला, वो ऋत्विक मेरा फ्रेंड है। मैंने तुमसे पूछा था कि वो फोटो वाला लड़का कौन है। तुमने बोला था कि तुम्हारा कोलीग है, पर ऋत्विक ने बताया कि वो लड़का तुम्हारा पति यानी वो खुद है। मुझे दोस्त बोलते हुए भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, इसलिए गुस्सा आ गया था मुझे। पर तुम सच बोल रही हो ना कि तुम ऋत्विक की वाइफ नहीं हो? अर्पिता इरिटेट होकर बोली, अरे अब क्या पेपर में छपवाएं? ऋत्विक हमारा पति नहीं है। गौरव इस बात से अचानक ही खुश हो गया और निशा को भूल गया। वो बोला, अच्छा, तुम अपनी शादी के लिए कुछ बोल रही थी कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अर्पिता बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी कुछ दिन के लिए, घर वालों को तुमसे मिलवाऊंगी, फिर शादी कैंसिल। वो क्या है ना कि मैं बहुत टाइम से शादी की बात टाल रही हूँ, पर अब मम्मी पापा पीछे ही पड़ गए हैं और एक लड़का भी ढूंढ लिया उन्होंने, इसलिए नकली बॉयफ्रेंड पैदा करना पड़ेगा। तुम करोगे ना मदद? नाटक ही तो करना है, कौन सा असली का बॉयफ्रेंड बनना है? गौरव बोला, तुम्हारे और भी फ्रेंड्स होंगे, मैं ही क्यों? अर्पिता बोली, हर किसी को तो नहीं बोल सकती ना बॉयफ्रेंड बनने के लिए, ट्रस्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। बोलो ना, तुम रेडी हो ना इस नाटक के लिए? गौरव झट से बोला, हाँ, अब दोस्त की मदद तो करनी पड़ेगी। अर्पिता बोली, थैंक यू, और तुम बताओ सब कैसा है? तभी गौरव की मम्मी ने उसे आवाज लगाई, गौरव बबुआ। गौरव धीरे से बोला, कुछ ठीक नहीं है, कल आराम से बताऊंगा सब, अभी कुछ काम है। गौरव के फोन रखते ही अर्पिता बोली, ये सब चल क्या रहा है? ऋत्विक ने इसे शादी वाली बात क्यों बोली? उसी से पूछना पड़ेगा। हमारी लाइफ से क्यों, क्या, कब, कैसे, जैसे फेविकोल लगाकर चिपकी गई है। पर चलो गौरव माने तो सही, अब अपने मन का बोझ कुछ हल्का कर पाएगा वो कोयल से बात करके। जब हर रास्ता हो चुका है बंद, ऐसे में कैसे बेनकाब करेगी अर्पिता नताशा को? और क्या एक बार फिर कोयल से प्यार करने लगेगा गौरव? अर्पिता ने एक बार फिर से कोयल बनकर गौरव से बात करनी शुरू कर दी थी, ताकि अंदर ही अंदर घुट रहा गौरव किसी से तो अपनी दिल की बात कर पाए। गौरव भी एक बार फिर से कोयल से बात करके बहुत खुश था। अगले दिन अर्पिता ऑफिस पहुंची तो उसने ये सोच रखा था कि वो ऋत्विक से पूछेगी कि उसने गौरव को अपनी और कोयल की शादी के बारे में झूठ क्यों बोला, लेकिन ऋत्विक अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा था। अर्पिता ने आलोक से पूछा, ऋत्विक आज लीव पर है क्या? आलोक बोला, कैसी लीव? बेचारा बहुत परेशान है। एक तरफ राज लॉकअप में है और कल फिर रात की चिंता करके आंटी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में है वो अभी। ऋत्विक उनके साथ है, मैं भी ऑफिस से हॉस्पिटल जाऊंगा। तुझे नहीं पता था आंटी के बारे में? नहीं, कल टाइम ही नहीं मिल पाया, इसीलिए ऋत्विक से बात ही नहीं हुई। आलोक को जवाब देकर अर्पिता सोचने लगी, कौन कहता है कि लड़कियों की वजह से सिर्फ लड़के बाहर आ जाते हैं? निशा के चक्कर में हम भी घनचक्कर बन गए हैं। ऋत्विक से बात करने का टाइम भी नहीं निकाल पाए। बेचारा, हम परेशान ना हो इस वजह से उसने हमें अपनी मॉम के बारे में भी नहीं बताया, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। लंच टाइम में मिलाएंगे आंटी से। थोड़ी देर में कोयल के शो पर एक फोन आता है, शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। हेलो कोयल, मैं चेन्नई से रमा बोलती। मेरा 2 बच्चा, एक लड़का और एक लड़की। 5 साल पहले मेरा हस्बैंड की डेथ हुई, तब से मैं अकेले अपने बच्चों का ध्यान रखती। उनको बहुत प्यार करती मैं। उनको जरा भी प्रॉब्लम होती तो मेरा बीपी हाई हो जाती। अभी मेरा लड़का को मुंबई में जॉब लगी, वो जाने को बहुत जिद्दी करता, पर मेरे को डर लगती कि वहाँ उसको कुछ हो गई तो वहाँ उसको खाना कौन देगी? जब मेरा बच्चा बीमार होगी तो उसको डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगी? उसका ख्याल कौन रखेगी? मेरे को बहुत टेंशन होती। मेरे को लगता मैं सोच कर मेंटल हो जाएगी। मेरा बीपी सुपर हाई, दवा भी फेल, 0 रिजल्ट। पता नहीं मैं कैसे अपने लड़के को समझाएगी कि वो मुंबई ना जाए। कोयल, तुम ही मेरे को कोई आइडिया दो ना। अर्पिता बोली, रमा आंटी, आपकी बच्चों को लेकर जो चिंता है ना, उससे आपके बच्चों का कितना भला हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर दवाई की कंपनी का भला जरूर हो रहा है। आपके हाई बीपी के वो मजे लूट रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितनी बार आपकी चिंता करते हैं आपके बेटे या बेटी की खराब तबीयत अचानक से ठीक हो गई? माना जीती थी आप उनका ध्यान रख लेंगी, पर क्या मरने के बाद भूत बनकर उनके आगे पीछे मंडराएंगी? बच्चे डर जाएंगे आपके। और एक और सवाल, कल को अगर आपको ये डर लगने लगा कि सांस लेने से हवा में मौजूद वायरस शरीर के अंदर चला जाएगा और आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो क्या उन्हें सांस लेने से रोक देंगी? रमा इस बात पर कुछ नहीं बोली तो अर्पिता फिर से बोली, मैं समझती हूँ कि सभी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा हेल्दी और खुश देखना चाहते हैं, और आपने तो अकेले माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए आपका प्यार और चिंता दोनों डबल होना लाजमी भी है। पर आपके हाई बीपी से आपके बच्चे खुश और हेल्दी कैसे रहेंगे ये मुझे नहीं पता। उनको जिंदगी में बहुत कुछ करना है, उनके कुछ सपने होंगे। ऐसे में आपका बीपी स्पीड ब्रेकर बनकर उनके रास्ते में आ रहा है, तो उनके सपने बनते रह जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपके रोज रोज के बीपी के चढ़ते उतरते ग्राफ को देखकर परेशान हो जाएं और अपनी पसंद की लाइफ जीने के लिए आपके मरने का इंतजार करने लगे। रमा अचानक से बोली, नहीं, मेरे को अपने बच्चों को परेशान नहीं करनी। अयो, तो फिर मैं क्या करूं? अर्पिता बोली, माथे पर हमेशा टेंशन की 2 लकीरों वाली माँ की बजाय हमेशा स्माइल करते रहने वाली और हिम्मत देने वाली माँ बन जाइए। खुद भी स्ट्रॉन्ग बनिए और अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप ना भी हो ना तो भी आपके बच्चे इतने सक्षम हो कि खुद का और जरूरत पड़ने पर दूसरों का भी ध्यान रख पाए। अपना थोड़ा ध्यान अपने बच्चों से हटाकर खुद पर और बाकी चीजों पर लगाइए। जैसे कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए, मंदिर जाइए, दोस्त बनाइए, किताबें पढ़िए और ये सोचिए कि 25-26 साल अपने बच्चों को देने के बाद फाइनली अब आप अपनी लाइफ खुद के लिए जी सकती हैं। आपका बेटा जॉब के लिए जा रहा है, इसका मतलब बाहर वाले उसे इस लायक समझते हैं कि उसके काम की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप भी चिल मारिए और अपने बेटे को बोलिए कि बेटा मस्त होकर जा और बेफिक्र होकर अपना काम कर। फिर जब मैं तुझसे मिलने आऊंगी ना मुंबई, तो दोनों साथ मिलकर गोवा चलेंगे।
देखिएगा गोवा के बीच पर ठंडी ठंडी हवा खाएंगी ना तो आपका बीपी सब हवा हो जाएगा। रमा झट से बोली, गोवा जाना है तो जाए वो अपने दोस्तों के साथ, मेरे को तो पहाड़ पसंद है जी, मैं उसको शिमला लेकर जाएगी। अर्पिता हंसते हुए बोली अरे जहाँ मन हो वहाँ जाइए, पर सबसे पहले हंसते मुस्कुराते हुए उसे जॉब पर जाने दीजिए। रमा बोली, ठीक है, मैं कोशिश करेगी अपनी चिंता की हैबिट को कम करते करते एक दिन गायब कर दे, और माँ को तो दिल पत्थर का रखना पड़ती, मैं भी रखेगी। अब मैं रखती फोन, बाय। अर्पिता फोन कटने की बात सोचने लगी। एक बात हमको भी समझ आती है, जैसी बीमारी वैसा इलाज। बहुत खिलाती मीठी गोलियां, अब असली कड़वी दवाई की बारी है। अब ऋत्विक की मॉम के कमजोर दिल की सर्जरी हम ही करेंगे। दिन में अर्पिता हॉस्पिटल पहुंची तो उसे देखते ही ऋत्विक की मॉम इमोशनल होकर रोने लग गई। अर्पिता ये सब क्या हो गया बेटा, 3 दिन से मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में बंद है, पता नहीं उसकी ऐसी क्या बुद्धि फिरी जो उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। उसका क्या होगा अर्पिता, डर के मारे दिल बैठा जा रहा है मेरा, तो ऐसा लग रहा है कलेजा फट जाएगा मेरा। अर्पिता बोली, आंटी राज ने गलती की है पर उसकी नीयत गलत नहीं थी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। आप भी बस उसके लिए ना प्रार्थना कीजिए। मेरी दादी कहती है भगवान सबसे पहले माँ की पुकार सुनता है। राज जल्दी घर आ जाएगा, फिर ना आप उसे 2 चाटे लगाइएगा जिससे वो भूल कर भी ऐसी गलती दोबारा ना करे। मॉम बोली, तेरी बात सच हो जाए तो नंगे पैर शिव जी के मंदिर जाऊंगी बेटा। आंटी आप मंदिर तो तब जाएंगी ना जब अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, बात बात पर तो आप बीमार पड़ जाती हैं, फिर घर के सारे लोग लग जाते हैं आपकी सेवा में। सच बताइए, सबको परेशान करके आपको मजा आता है ना, इसलिए कभी भी बीमार हो जाती हैं आप। मॉम हैरान होकर बोली, नहीं अर्पिता, बीमार होने में कोई मजा थोड़ी ना आता है जो बीमार पड़ती जाऊं, ये तो बच्चों की चिंता हो जाती है, फिर अपने आप तबियत खराब हो जाती है। अर्पिता बोली, आपने तो तबियत खराब कर ली, अब ऋत्विक क्या करे, वो राज को छुड़ाने की कोशिश करे, आपका ध्यान रखे, या फिर वो भी तबियत खराब करवा के आपके बगल में ले जाए। देखिए आंटी, आप चाहे बीमार पड़े या ना पड़े, राज तो तभी बाहर आ पाएगा जब वो बेकसूर साबित होगा, तो फिर क्यों टेंशन लेना है। इतना टेंशन लेंगी और बीमार रहेंगी तो आपके बच्चे आपसे बातें छिपाना और झूठ बोलना शुरू कर देंगे ताकि आपको टेंशन ना हो, फिर बातें छिपा छिपा कर उनको टेंशन होने लगेगी। अच्छा लगेगा आपको ये। मॉम ने गर्दन ना में हिलाई तो ऋत्विक बोला, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपके साथ मैं भी चलूंगा शिव जी के मंदिर। अब आप रेस्ट करिए, मैं और अर्पिता कॉफी कराते हैं। बाहर निकलते हुए ऋत्विक बोला, अभी तू मॉम को हमारी छोटी शादी के बारे में बताने के लिए तैयार कर रही थी ना। हाँ बताना तो पड़ेगा ही, पूरी जिंदगी तो हम ये झूठ नहीं बोल सकते ना, बाद में वो फिर से साथ रहने के लिए कहेंगी, बच्चे पैदा करने के लिए कहेंगी, तब क्या करेंगे हम। ऋत्विक, उनसे हमेशा झूठ बोलते रहना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, उनको किसी भी तरह से अपना दिल मजबूत करना ही पड़ेगा, यही एक सलूशन है। ऋत्विक ने अर्पिता की बात से सहमत होकर गर्दन हिलाई तो अर्पिता बोली, ऋत्विक एक बात बताओ, तुमने। अर्पिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ऋत्विक के पास एक फोन आया। ऋत्विक बोला, 2 मिनट अर्पिता, राज के लॉयर का फोन आ रहा है, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं बाहर बात करके आता हूँ। कुछ देर बाद ऋत्विक जब फोन पर बात करके लौटा तो परेशान दिख रहा था, पर वो अपना दुख छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, ओह हाँ, कॉफी आ भी गई, हेडेक हो रहा है, इसकी सख्त जरूरत थी। हाँ तुम क्या बोल रही थी अर्पिता। अर्पिता मन में बोली, ये पहले इतना परेशान है, इन सवाल जवाबों से इसका दिमाग और क्यों खराब करें, कभी बाद में पूछेंगे अपना सवाल। वो बोली, कुछ नहीं, ऑफिस की कोई बात थी, अब हो गया इशू सॉल्व, लॉयर क्या बोल रहा था। ऋत्विक गहरी सांस लेकर बोला, यही कि किसी तरह राज नताशा के बारे में बोलने के लिए रेडी हो जाए तो हम राज के फेवर में कोई केस तैयार कर सकते हैं, पर राज ही नहीं मानेगा तो कोई पॉइंट नहीं है, हम सीधा सीधा हार रहे हैं। राज को कम से कम 4 साल की जेल होगी, और अगर समीर ने राज से कोई फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मांगा तो उसे वो भी देना पड़ेगा। अर्पिता बोली, राज मान भी गया तो भी हम क्या ही साबित कर लेंगे। ऋत्विक हैरानी से बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो। अर्पिता बोली, नताशा के खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं, फिर नताशा पर इल्जाम कैसे साबित करेंगे, पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। ऋत्विक बोला, तुम्हारा मतलब राज नहीं बच सकता, फिर अंदर मॉम को झूठा दिलासा क्यों दे रही थी तुम। झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, हमें सच में लगता है राज लौट आएगा, पर नताशा के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत चंट है, खुद को फंसने नहीं देगी। ऋत्विक अपना सिर पकड़कर बोला, पहले बोल रही थी कि राज को सच बोलने के लिए मनाना पड़ेगा, अब बोल रही हो कि राज के बयान का भी कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर मैं राज से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूं या ऑफिस जाओगी। अर्पिता बोली, तुम जाओ मैं ऑफिस जाऊंगी, और हाँ इतनी टेंशन मत लो, दिमाग को थोड़ा शांति दो और पॉजिटिव रहो, तुम्हें देखकर राज को भी कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। ऋत्विक के वहां से निकलते ही अर्पिता बुदबुदाई, आंटी क्या, हमें तो सबको एक एक करके तैयार करना है हमारी सच के लिए। अर्पिता के जीवन की सच का खुलासा क्या तूफान लाएगा। अर्पिता ऋत्विक की मॉम से मिलकर फिर से ऑफिस पहुंची, तभी कोयल के नंबर पर गौरव का फोन आ गया। अर्पिता ने फोन उठाया तो गौरव बोला, हाय कोयल, डिस्टर्ब तो नहीं किया। अर्पिता बोली, नहीं मैं तो वैसे भी बोर ही हो रही थी, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। गौतम तुम बोल रहे थे ना कि कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ। गौरव बोला, कोयल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने मनाली में निशा को देखा था, वो कोई गलतफहमी नहीं थी और ना ही हाल्यूसिनेशन, निशा जिंदा है, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, वो खुद दिखाई दे रही थी, मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ, निशा मुझसे अपनी मौत का बदला ले रही है, इसीलिए मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाने लगा था, यहाँ तक कि जादू टोना करने वाले तांत्रिक के पास भी चला गया, पर अभी 3 दिन पहले पता चला कि निशा जिंदा है। ये सब मेरा कोई भ्रम नहीं था कोयल, वो सच में जिंदा है। तब से बस दिमाग में खलबली मच गई है, मुझे जानना है वो कहाँ है और इतने दिन तक लौटी क्यों नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सोचा था मनाली जाकर उसके घर वालों से बात करूंगा, पर वो भी नहीं हो पाया, किसी से ये सब बोल भी नहीं पा रहा था, लग रहा था सिर फट जाएगा मेरा, और अब तुमसे बोलकर लग रहा है जैसे सीने से 100 किलो का बोझ कम हो गया है। अर्पिता बोली, गौतम तुम इतना परेशान थे तो तुमने अर्पिता को क्यों नहीं बताया ये सब। वो नहीं समझेगी, बीच में लगा था मैं ही गलत हूँ, ये सोचकर कि सब सही हो जाएगा मैंने कोशिश भी की, पर नहीं, फिर वही लड़ाई और बिना बात की बहस। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ तुम मुझसे कब मिलने वाली हो, अब मेरा पैर भी ठीक हो गया है, तुम्हें वो पहाड़ी वाले मंदिर जाना था ना, कल चले। अर्पिता मन में बोली, बस यही दिक्कत है इसकी, बात करने से पहले मिलने की चुल लग जाती है इसे, पता नहीं इसे समुद्र मंथन में निकला अमृत लगते हैं क्या हम। अर्पिता बोली, अरे मुझे तो खुद मिलना है तुमसे, पर मैं ना अभी यहाँ हुई नहीं, ऑफिस के काम से मुंबई आई हूँ, कुछ दिन में आ जाऊंगी वापस, फिर मिलते हैं हम, ओके। और इस बार मैं खुद तुम्हें मिलने बुलाऊंगी। गौरव खुश होकर बोला, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ निशा का क्या करूँ, मुझे मिलना है उससे, बहुत सारे सवाल करने हैं। अर्पिता बोली, गौतम अगर तुम्हारी जगह मैं निशा को ढूंढूं तो तुमने बताया था ना तुम नहीं जा सकते उसे ढूंढने, तो मैं चली जाती हूँ, तुम उसकी कोई फोटो या एड्रेस दे दो। गौरव बोला, आखिरी फोटो भी मैंने चला दी थी, पर मैं इंटरनेट से निकाल सकता हूँ, किसी फ्रेंड के अकाउंट में ढूंढता हूँ और एड्रेस भी भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच यार, तुम बोलती हो कि अर्पिता को सब बता दूं, पर वो तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करेगी, मुझे कच्चा चबा जाएगी। अर्पिता बोली, अलग तो रिएक्ट करेगी ना, वो वाइफ है तुम्हारी और मैं दोस्त हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, ये बात छोड़ो, तुम निशा की फोटो भेज दो मुझे, मैं पता करती हूँ। गौरव ने फोन काटा तो अर्पिता बुदबुदाई, इस आदमी के लिए अर्पिता तो जैसे कुछ चुड़ैल है जो बस पानी की जगह इसका खून पीती है दिन भर। बेटा बस कुछ दिन की बात और है, फिर हम पूछेंगे कि अर्पिता अच्छी है या कोयल।
निशा कांड के बाद कोयल की जगह अगर हमारा गुणगान न करने लगे ना तो कहना। गौरव ने कहीं से भी ढूंढकर निशा की फोटो निकाली और एड्रेस के साथ कोयल को भेज दी। 2-3 दिन बीतने के बाद अर्पिता ने गौरव को कोयल के नंबर से फोन किया और बोली, हेलो, आई एम बैक टू गुरुग्राम, कल मिलने के लिए रेडी हो? गौरव बोला, हाँ बिल्कुल, कितने बजे मिलना है? सुबह 6 बजे। अर्पिता बोली, वैष्णो देवी नहीं जा रहे हैं हम, तुम्हें बताया था ना फैमिली से मिलना है, तो कल शाम को 7 बजे होटल की लोकेशन शेयर कर देती हूँ। गौरव चौंक कर बोला, कोयल, तुम्हें नहीं लगता पहले हमें मिलना चाहिए एक बार, फिर फैमिली को? अचानक से बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए। अर्पिता बोली, अरे यार, मैंने यही सोचा था, पर आज सुबह घर पहुंचती ना मम्मी पापा ने फिर से शादी की रट लगा दी, इसीलिए अचानक से बुलाना पड़ रहा है तुम्हें। बट डोंट वरी, मेरे घर वाले इंसान हैं, तुम्हें खाएंगे नहीं, और मैं भी तो रहूंगी ना वहाँ पर। गौरव बोला, तो एक बार शाम को आज ही मिलो, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। अर्पिता बोली, अरे आज तो बहुत बिजी हूँ, इतने दिन बाद ऑफिस आई हूँ ना तो बहुत काम है, तुम चिंता मत करो, कल मिलते हैं, अच्छे से तैयार होकर आना, बहुत स्पेशल दिन है। गौरव ने पूछा, स्पेशल क्यों? अर्पिता बोली, अरे हम पहली बार मिलेंगे ना इसीलिए। अच्छा चलो मैं रखती हूँ फोन, कल मिलते हैं, बाय। वहाँ गौरव खुशी से बावरा हुआ जा रहा था, वो खुद से बात कर रहा था। स्पेशल दिन? कल ऐसा क्या है? अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कोयल में कोई तो जादू है, जब से वापस लौटी है मुझ में एक अलग ही जोश आ गया है, और एक अजीब डर भी है। निशा अगर सामने आ गई तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? पर वो तो बात की बात है, अभी पहले तो कल कोयल से मिलना है, फिर उसी से पूछूंगा कि उसे निशा के बारे में कुछ पता चला या नहीं। पता नहीं कोयल ने ऋत्विक से बात किया नहीं, मुझे लगता है वो शायद कोयल को पसंद करता है और उसे मैं प्रपोज न कर दूं, इसीलिए उसने मुझसे शादी वाला झूठ बोल दिया, और मैं बेवकूफ कोयल से कुछ पूछे बिना उससे गुस्सा हो गया। कोयल बताए ना बताए, पर मैं ऋत्विक को बताऊंगा कि कोयल मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे साइको वन साइडेड लवर बोला था ना उसने, अब मैं उसे बताऊंगा कि वो कितना बड़ा झूठा है। कल जब मैं कोयल की फैमिली से मिलूंगा तब ये नजारा ऋत्विक भी देखेगा। अगले दिन गौरव कोयल से मिलने के लिए ऑफिस में ही तैयार हो गया। उसने होटल के लिए निकलने से पहले ऋत्विक को फोन किया। ऋत्विक ने फोन उठाया तो गौरव बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा फोन उठा लोगे। ऋत्विक बोला, ये बोलने के लिए तो फोन नहीं किया होगा ना तुमने, बोलो क्या बात है? गौरव बोला, आज मैं कोयल और उसके घर वालों से मिलने जा रहा हूँ और उसने खुद बुलाया है मुझे वहाँ। मुझे लगा ये बात उसके सो कॉल्ड पति को पता होनी चाहिए, तुम भी आ जाओ और अपनी आंखों से देख लेना सब, फिर तुम्हारी भी सारी गलतफहमी मिट जाएगी। लोकेशन भेज रहा हूं तुम्हें। ये कहकर गौरव ने फोन काटा तो ऋत्विक हैरान रह गया। वो खुद से बोला, ये गौरव पागल हो गया क्या? ये सच बोल रहा है? ये फिर से कुछ ऊटपटांग हरकत तो नहीं करने वाला ना? मुझे अर्पिता को बताना होगा। कुछ ही देर में गौरव कोयल के बताई हुई होटल के बाहर पहुंच गया। उसने कोयल को फोन मिलाया। मैं होटल के बाहर पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो? अर्पिता बोली, बस कुछ ही देर में पहुंच रही हूँ, तुम अंदर जाओ ना, कोयल के नाम से टेबल बुक है। गौरव कुछ बोलता उससे पहले ही अर्पिता ने फोन काट दिया। गौरव खुद से बोला, अकेला क्या करूंगा वहाँ? कोई बात नहीं, उन सबके यहाँ पहुंचने से पहले अरेंजमेंट्स देख लेता हूँ, पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। गौरव अंदर गया और रिसेप्शन पर जाकर बोला, कोयल मल्होत्रा के नाम से रिजर्वेशन है। वहीं पास खड़ा मैनेजर बोला, हेलो सर, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, चलिए। गौरव ने अपने कपड़े ठीक किए और बालों को सेट करके मैनेजर के पीछे पीछे चल दिया। वहाँ गौरव की बात सुनकर परेशान हुआ ऋत्विक अर्पिता को कॉल पर कॉल किए जा रहा था। अर्पिता ने फोन उठाया और बोली, क्या हो गया, सब ठीक है ना? ऋत्विक बोला, तुम कहाँ हो? किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तुम बार बार फोन क्यों कर रहे थे? वो तुम उठा नहीं रही थी फोन इसलिए। अर्पिता हैरान होकर बोली, अरे पर तुमने फोन किसी काम के लिए तो लगाया होगा ना, क्या काम था बोला ना? ऋत्विक बोला, वो मेरा मन नहीं लग रहा था, इतना कुछ चल रहा है ना लाइफ में तो सोच सोच कर घबराहट हो रही थी, इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। अर्पिता बोली, ओह सॉरी ऋत्विक, हम ना अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्री होती है कॉल करेंगे तुम्हें। तुम एक काम करो, वॉक पर चले जाओ, माइंड डाइवर्ट होगा। ऋत्विक बोला, ठीक है मैं रखता हूँ फोन। फोन रखकर ऋत्विक खुद से बोला, अर्पिता किसी दोस्त से मिलने तो जा रही है, ये दोस्त गौरव ही है क्या? या फिर गौरव उसकी जासूसी कर रहा है और उसे पता चल गया कि अर्पिता कहीं जा रही है? वो वैसे भी थोड़ा पागल है, अचानक से फिर से प्यार जाग गया होगा उसका, या फिर हो सकता है वो सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए ऐसा बोल रहा हो, या अर्पिता सच में गौरव को अपने घर वालों से मिलवा रही है। पता नहीं सच क्या है, बिना श्योर हुए अर्पिता को भी क्या ही बोलूं, वो मुझे पागल समझेगी और ये सब झूठ हुआ तो बिना बात परेशान भी हो जाएगी। मैं वहां चला ही जाता हूँ। गौरव ने अर्पिता को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस बार सबके सामने नाक तोड़ दूंगा उस इडियट की। ऋत्विक हॉस्पिटल से गौरव के दिए एड्रेस के लिए निकल गया। वहां अर्पिता भी होटल के बाहर पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी आज जिस मकसद से यहाँ आए हैं प्लीज वो पूरा हो जाने दीजिए, सबसे यहाँ तो लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। गौरव जैसे ही टेबल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। वो मन में बोला, ये लोग तो पहले आ गए, कोयल ने बताया नहीं कि उसके घर से कोई ऑलरेडी पहुंच गया यहाँ। गौरव याद रख, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। गौरव मुस्कुराया और टेबल पर बैठे दोनों लोगों की तरफ देखकर बोला, हाय आई एम गौरव, कोयल्स फ्रेंड। सामने बैठा आदमी बोला, ओह हाय गौरव, आई एम समीर मलिक एंड शी इज माय वाइफ नताशा, प्लीज हैव अ सीट। गौरव ने जैसे ही नताशा की तरफ देखा तो नताशा का चेहरा डर से लाल हो चुका था और उसे पसीने छूट रहे थे। गौरव ने कुछ सेकंड्स के लिए नताशा को ध्यान से देखा और फिर बोला, हाय आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है क्या? आपको गर्मी लग रही है? मैं मैनेजर से बोलता हूँ एसी का टेंपरेचर कम करने के लिए। नताशा अटकते हुए बोली, नो आई एम ऑलराइट, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, आई विल बी बैक। नताशा ने समीर की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नताशा समझ चुकी थी कि समीर उसके बारे में सब जान चुका है, इसलिए वो बिना देर किए उठी और वहां से चली गई। गौरव नताशा की आवाज सुनकर चौंक गया था। वो कुछ सोचने लगा तो समीर बोला, सही सोच रहे हो, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड निशा ही है। निशा को अपने सामने देखकर क्या करेगा गौरव? अर्पिता के बुलाने पर गौरव कोयल से मिलने एक होटल में पहुंचा। कोयल की पहले से रिजर्व कराई हुई टेबल पर जब गौरव पहुंचा तो वहां समीर मलिक और नताशा पहले से मौजूद थे। गौरव को वहां देखते ही नताशा यानी निशा के होश उड़ गए। वॉशरूम का बहाना बनाकर जब वो वहां से निकली तो गौरव उसकी आवाज सुनकर सोच में पड़ गया और तब समीर ने उसे कहा कि नताशा ही निशा है। गौरव ये सुनकर बहुत चक्कर रह गया। वो घबराते हुए बोला, निशा नहीं, ये निशा नहीं हो सकती, वो ऐसी नहीं दिखती। हाँ आवाज काफी मिलती जुलती है। एक मिनट, आप निशा के बारे में कैसे जानते हैं? आपको कोयल ने बताया ये सब? उसने तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए बुलाया था मुझे। आप हैं कौन? समीर बोला, गौरव काम डाउन, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, पर सच यही है कि ये लड़की निशा ही है। गौरव हैरान होकर समीर की तरफ देखता रहा। अर्पिता बुर्का पहने पास ही एक टेबल पर बैठी सब देख रही थी। वो खुद से बोली, गौरव बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, फिर इस मक्कार लड़की की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और उसके बाद हम भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तभी समीर का एक बॉडीगार्ड भागता हुआ आया और समीर से बोला, सर आपने कहा था ना, इसीलिए मैं मैम के पीछे गया था, वो अचानक से वॉशरूम में बेहोश हो गई है और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। ये सुनते ही समीर चौंक गया और गौरव भी घबरा गया। दोनों वॉशरूम की तरफ भागे। अर्पिता भी उनके पीछे भागी।
नताशा को बाथरूम में गिरा हुआ देखकर समीर बोला, ओह नो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैनेजर बोला, सर बुला लिया है, बस पहुंचती होगी एम्बुलेंस कुछ देर में। अर्पिता ने जब ये देखा तो खुद से बोली, ये क्या किया इस लड़की ने? अगर मर गई तो अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगी। और ये समीर मलिक जिसने इतनी मुश्किल से हम पर भरोसा किया था, हमारा जीना मुश्किल कर देगा। गौरव को तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी इसके सामने आ गए तो ये और भी कंफ्यूज हो जाएगा। हीरो की जगह जीरो बन जाएंगे हम। किसी की नजर में आने से पहले बाहर निकल जाते हैं। अर्पिता जल्दी से होटल से बाहर निकलकर एक कार के पीछे छिपकर सब लोगों के बाहर आने का इंतजार करने लगी। एम्बुलेंस आई और समीर उसमें नताशा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। गौरव भी अपनी कार में उनके पीछे पीछे चल दिया। अर्पिता ने बाहर निकलकर अपने चेहरे से बुर्का हटाया और एक टैक्सी में बैठ गई। ऋत्विक जो अभी होटल पहुंचा ही था, अर्पिता को यूं चोरी छिपे बाहर निकलकर टैक्सी में बैठा देखकर खुद से बोला, अर्पिता बुर्के में क्या कर रही है और ये ऐसे किससे छिप रही है? हमेशा मुसीबतों को बुलावा देती है लड़की, इसके पीछे जाना पड़ेगा। और ऋत्विक भी अर्पिता के पीछे चल दिया। उसने रास्ते में अर्पिता को फोन लगाया तो अर्पिता कॉल काटते हुए खुद से बोली, सॉरी ऋत्विक, पर अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स निशा को आईसीयू में ले गए। आईसीयू के बाहर खड़ी गौरव ने समीर से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये निशा है? समीर बोला, डीएनए रिपोर्ट से निशा के फादर और नताशा का डीएनए टेस्ट करवाया था, उसी से पता चला कि नताशा ही निशा है। चेहरा बदलने के लिए 6 महीने पहले इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। गौरव, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता, पर मुझसे शादी पैसों के लिए ही की है ये मैं जानता हूँ। बाकी पूरा सच तो वो खुद ही बता सकती है। तुम बस प्रे करो कि वो मरे ना, वरना सारे सवाल उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। गौरव सोचने लगा, क्या सच में ये लड़की निशा है? मतलब कोयल ने मुझे अपने घर वालों से नहीं बल्कि निशा से मिलवाने बुलाया था, पर उसने निशा को इतनी जल्दी ढूंढा कैसे? और वो खुद कहाँ है अभी? निशा से मिलना था पर वो यूं अचानक से सामने आ जाएगी ये नहीं सोचा था। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसने अपना चेहरा क्यों बदला? वो जिंदा थी तो मुझसे दूर क्यों रही? इतने सवालों से पागल हो जाऊंगा मैं। कोयल को फोन करता हूँ। हाँ, गौरव ने जैसे ही अपना फोन निकाला तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। उनकी बॉडी देखकर लगा है उन्होंने शायद कोई पॉइजन खा लिया था। ये पुलिस केस है, इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। आगे वो बताएंगे कि क्या करना है। उनके आने तक हम बॉडी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। निशा की मौत की खबर सुनकर समीर टेंशन में आ गया था और गौरव एकदम सुन हो गया था। वो बेजान सा होकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। निशा की बॉडी को एक अलग रूम में रखवा दिया गया। गौरव बेसुध होकर बुदबुदाया, सब खत्म हो गया, निशा के साथ उसका राज भी चला गया, अब कौन देगा मेरे सवालों का जवाब? समीर ने कुछ सोचा और साइड में जाकर अर्पिता को फोन लगाया। वो गुस्सा होकर बोला, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पुलिस आने वाली है यहाँ, तुम्हें अंदाजा भी है क्या होगा? नताशा मलिक यानी समीर मलिक की वाइफ की सुसाइड की खबर जल्दी ही पूरे मीडिया में फैल जाएगी। पहले से ही अपनी 2 फेल्ड मैरिजेस की वजह से बेकार पति के तौर पर जाना चाहता हूँ मैं। अब ये नताशा का केस एक हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अर्पिता, तुमने मुझे अश्योर किया था कि कुछ गलत नहीं होगा। देखो, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा मैं। गौरव जो अभी इस बात से अनजान है कि तुम हो इन सब के पीछे, उसे सब बता दूंगा मैं, फिर तुम करती रहना राइट टाइम का वेट। समीर ने जैसे ही फोन काटा तो वहीं हॉस्पिटल में सबसे छिपकर बैठी अर्पिता बुदबुदाई, बाबा जी, इस एक लड़की ने हमारी जिंदगी झंड कर दी है। अब तो इस जन्म में हमें कोई सुख मिलने से रहा। खुद को निशा का दोषी मानने वाला गौरव अब हमें निशा का मर्डर मानने लगेगा। क्या करने चले थे और क्या हो गया? कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो समीर खुद से बोला, मैं कोई विलन नहीं हूँ अर्पिता, पर सॉरी, मैं हीरो भी नहीं हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। कोई मेरा नुकसान करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सॉरी अर्पिता, पुलिस मुझसे कुछ सवाल करेगी उससे पहले मैं गौरव को सब बता दूंगा। समीर गौरव से बोला, गौरव, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ, ये एक प्लान था, पर नताशा यानी निशा का मरना इस प्लान का हिस्सा नहीं था। ये निशा को एक्सपोज करने का प्लान था और मेरे साथ मिलकर ये प्लान। समीर अपनी बात पूरी करता उससे पहले एक आवाज आई, सर, नताशा मरेगी ये आपको नहीं पता था, पर ये कुछ कांड करेगी ये हमें जरूर पता था, इसीलिए मौत के मुंह से खींच कर ले आए हैं आपकी धर्मपत्नी को। सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो बुर्के में कोई निशा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटते हुए लेकर आ रहा था और नताशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नताशा को जिंदा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्पिता जिसका चेहरा बुर्के में छिपा था वो इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर बोली, कमला मैम, पहले आप इसे पकड़िए। इस बैडमिंटन चैंपियन को पकड़ने के चक्कर में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई हमारी। कितना भगाया है इसने। गौरव आवाज सुनकर बोला, कोयल, बुर्के में तुम ही हो ना? अर्पिता बोली, हाँ, कोयल ही है हम। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, सब इतना जल्दी हो गया कि कुछ समझने समझाने का टाइम नहीं मिला, पर थोड़ी देर में तुम खुद सब समझ जाओगे। समीर बोला, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये मर गई है। अर्पिता बोली, आप जाकर पूरे हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को ढूंढ लीजिए, आप कहीं नहीं मिलेगा, वो भाग गया है, जैसे कि नताशा मतलब निशा भाग रही थी। आप जैसे बड़े बड़े लोगों को फंसाया है इसने, तो वो डॉक्टर क्या चीज है? 10 मिनट में फंसा लिया इसने उसे। जब इसने जहर खाया तभी समझ गए थे हम कि कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं आज तक कितनी बार मरी होगी ऐसे। हम इसकी लाश के पीछे पीछे गए, वहां देखा कि ये तो अमर है, यमराज से मिलकर वापस लौट आई है। भागने की तैयारी थी इसकी, पर हमने नहीं भागने दिया। अब अपनी राम कहानी ये खुद सुनाएगी। गौरव हैरानी से नताशा की तरफ देख रहा था। नताशा बोली, बकवास कर रही है ये लड़की, मैं कोई निशा विशा नहीं हूँ, मुझे फंसा रहे हो तुम सब लोग, जाने दो मुझे। अर्पिता ने अपने पर्स से नताशा का डीएनए रिपोर्ट निकाला और उसे दिखाकर बोली, मतलब ये टेस्ट भी झूठा है? ऐसे ही निशा के पापा से तुम्हारा डीएनए मैच कर गया? हाँ, और ये तुम्हारे कान के पीछे का निशान? अर्पिता ने नताशा के बाल कान से हटाई तो गौरव निशान देखकर धीरे से बोला, ये तो वही निशान है। अर्पिता बोली, लो, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी पहचान गया। अब क्या तुम्हारी पहचान करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुला लिया? हाँ, तभी मानोगी ना तुम। कमला मैम, हम इसके मम्मी पापा को बुलाते हैं, कल तक आ जाएंगे वो लोग, तब तक आप इसे रिमांड में रखकर अपने तरीके से सच निकलवाइए इससे। ये ऐसे तो मानने से रही। पुलिस नताशा को ले जाने लगी तो नताशा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं ही निशा हूँ। अर्पिता ये सुनते ही हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए मन में बोली, बाबा जी, ये सुनकर ही गंगा नहा लिए हम तो। अब बेचारे गौरव को फाइनली इस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी। गौरव बोला, निशा, तुम जिंदा हो तो लौटकर क्यों नहीं आई? निशा गुस्से में बोली, इडियट, अगर तुम्हारे पास लौटना होता तो मरने का नाटक क्यों करती? तुमने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। इससे क्यों मिलती हो, पार्टीज में क्यों जाती हो, लेट क्यों आती हो? आई वाज सिक ऑफ यू। ऊपर से 100 रुपए खर्च करके ऐसा बिहेव करते थे जैसे 10,000 रुपए खर्च कर दिए हो। जब मेरे फ्रेंड्स क्लब जा रहे होते थे तब मैं तुम्हारे साथ बैठकर दिन भर का खर्चा लिख रही होती थी। ऐसी चिंदी लाइफ नहीं जीनी थी मुझे हमेशा। गौरव दुखी मन से बोला, पर मैं तुम्हें प्यार करता था, मैंने हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा करने की कोशिश की थी तुम्हारे लिए। मेरा इतना प्यार भी कम पड़ गया तुम्हारे लिए। निशा बोली, गौरव, अगर पैसा नहीं होता ना तो ये प्यार सब स्टुपिडिटी लगता है, और तुम तो पागलों की तरह पजेसिव थे मुझे लेकर, इसलिए तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब हमारी लड़ाई हुई थी तभी कोइंसिडेंटली मेरी दीदी की डेथ हो गई थी, उसका फायदा उठाकर मैंने तुम्हें सुसाइड वाला मैसेज भेज दिया।
मुझे पता था तुम भागते हुए आओगे और वही हुआ। तुम मनाली आए और दीदी की अस्थि देखकर तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं सच में मर गई हूँ और बस हो गई मैं तुमसे आजाद। और तुम गलत नहीं थे, मेरे बॉस से अफेयर था। तुमसे पीछा छुड़ाने के बाद मैंने उनसे शादी कर ली और फिर कुछ टाइम बाद अच्छी खासी एलिमनी लेकर डिवोर्स ले लिया। गौरव गुस्से में बोला, छी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज और झूठी निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। मैं तब से अब तक रोज खुद को तुम्हारी मौत के लिए कोसता आया हूँ और तुम ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। कभी एक सेकंड के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। मन तो कर रहा है कि सच में मार दूं तुम्हें। गौरव जैसे ही निशा की तरफ बढ़ा तो अर्पिता ने उसे रोका और बोली, गौरव कंट्रोल, पुलिस अपना काम करेगी, तुम क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हो? हाँ, इतने साल इसकी यादों की जेल में रहकर मन नहीं भरा तुम्हारा जो अभी से मारकर असली जेल में जाना है? और अभी तो इसकी धोखेबाजी की कहानी काफी बाकी है, पहले वो तो सुनिए। निशा अब जरा ये भी बता दो कि अपना चेहरा क्यों बदला तुमने? निशा का पूरा सच और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट FM।